Okay, so today I am going to finish combustion. It's the final lecture of combustion. The remaining portion which is left, यानी जो कुछ अब रह गया है, आखिरी few theories और numericals उसको complete कर आज हम combustion wrap up कर देंगे, and we'll think of doing something new next time. Might be gasification or qualification. I will have to look into what we are going to follow in the syllabus. To continue from where I left out, yesterday in methane, I told you about the air to fuel ratio, and I told you about the wet gas and dry gas analysis. I did not give the theory directly. I told you how to solve it. Now I'll tell you a bit about the theory. The gases produced in combustion are known as flue gases. ये मैंने आपको कल बताया था कि जो गैस कंबशन चेंबर से बाहर निकलेगी उसको हम फ्लू गैस बोलते हैं. रीजन हम फ्लू गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक पाइप से निकलती हैं, एग्जॉस्ट होकर बाहर जाती हैं और उस पाइप को फ्लू कहा जाता है. क्योंकि वो गैस उस पाइप से निकल रही हैं, दे आर नोन एज फ्लू गैसेस बिकॉज दे एग्जिट वाया द फ्लू पाइप एज एग्जॉस्ट गैसेस. हमारे पास जब हम एनालिसिस करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस व्हिच कैन बी डन ऑन द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. देयर इज वन व्हिच इज द वेट गैस एनालिसिस. ये नॉर्मल फ्लू गैसेस होती हैं. दे कंटेन वाटर वेपर, यानी आपका जो वाटर होगा ना वो गैसियस फॉर्म के अंदर होगा, H2O गैसियस फॉर्म. प्लीज गलती नहीं कीजिएगा H2O लिक्विड लिखने के अंदर, क्योंकि कंबशन चेंबर का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो वैसे ही गैसियस फॉर्म में निकलेगा. फिर उस जो ड्राई गैस है, जो वेट गैस है ना, उसको हम एक अपैरेटस से लेकर जाते हैं ड्राई करने के लिए, जहां पर हम उसको कंडेंस कर दोबारा लिक्विड बना देते हैं. तो फिर हम वाटर को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, हम सिर्फ गैसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो जो हमारी ड्राई गैस एनालिसिस होती है उसका दूसरा नाम होता है ऑर्सेट एनालिसिस. तो कहीं पर मैंने आपसे ये पूछा कि गिव मी द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्सेट एनालिसिस या अ ड्राई गैस बेसिस, इट इज द सेम थिंग. द ड्राई गैस एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एक्सक्लूडिंग वाटर वेपर. यानी ड्राई गैस के अंदर आपके पास तमाम गैसेस होंगी कंबशन में एक्सक्लूडिंग वाटर वेपर. अगर नॉर्मल गैसेस देखी जाएं, वेट गैस की बात करें, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तीन गैसेस तो पक्की होंगी वेट गैसेस में. नंबर वन कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर टू नाइट्रोजन, नंबर थ्री वाटर वेपर. These three gases will always be there in wet analysis. The fourth and the fifth gas can be on the nature of combustion. बिल फर्ज अगर आपका कंबशन एक्सेस में है, चाहे 1% एक्सेस है, ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. एंड सपोज इफ यू आर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ऑक्सीजन कम आ रहा है, तो फ्लू गैस के अंदर ऑक्सीजन नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड लाजमी प्रोड्यूस होगी. ये चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं. फ्लू गैस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो सकती है. कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? अगर फर्ज करें आपका फ्यूल के अंदर सल्फर है, एरोमेटिक फ्यूल है, बेंजीन है या कोई बहुत बड़ी एरोमेटिक फ्यूल है, उसके अंदर अगर सल्फर का कंपोनेंट हुआ तो वो सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है. तो फ्लू गैस में सल्फर डाइऑक्साइड भी आ सकती है. फ्लू गैस में मीथेन भी आ सकती है. मीथेन कैसे आएगी? अगर एक बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन है वो ब्रेक हो जाए तो मीथेन जा सकती है. तो कहने का मकसद ये है कि फ्लू गैस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट थ्री गैसेस. Flue gas can be any gas provided on what is going into the system and what is coming out from the system. The only difference is that on a dry basis, water cannot be present in a flue gas. On a wet basis, water will always be present on flue gas. That is one difference. Second point is excess oxygen will always be present in a flue gas. And less than the stoichiometric amount of oxygen के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड will always be present in the flue gas. ये तीन कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए. ड्राई गैस की ऑक्सीजन कब प्रेजेंट होगा?
कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रेजेंट होगा। ये क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं। सर जी बोलें। सर जब ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट होगी, जब एक्सेस एयर होगा ना हमारे पास, तब जी होगी, वरना कार्बन जी मोनोऑक्साइड होगी ड्राई गैस में। नहीं, एक सेकेंड। वन कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ जब होगी अगर आपकी स्टोइशियोमेट्रिक ऑक्सीजन से कम आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर कंप्लीट कंबशन हो रही है, ना ही एक्सेस है ना ही लेस देन द रिक्वायरमेंट है, स्टोइशियोमेट्रिक है, तो ना ही तो ऑक्सीजन होगी ना ही तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। स्टोइशियोमेट्रिक के यस अंदर सर। सिर्फ 3 गैसेस होंगी, नॉर्मल जो 3 गैसेस निकल रही हैं। क्लियर है। जी सर। सर मतलब ड्राई गैस और वेट गैस दोनों में ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आ सकती है ना, बिल्कुल अगर आ सकती एक्सेस है, में हो कोई चीज तो। बिल्कुल आ सकती है। वेट ड्राई गैस के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपकी वो नहीं आएगी, वाटर नहीं उसमें से आएगा। वाटर नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ, इसीलिए उसका नाम ड्राई गैस दिया जाता है। और कोई सवाल। सर जो आप बता रहे थे जी। कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तो वो एक्सेस में जब ऑक्सीजन बाद में देंगे, जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी ना, वैसे सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकल के आ रही होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, अगर मेरे पास मैं बोलूं कि मेरी स्टोइशियोमेट्रिक एयर का एक रेशियो होता है, मैं बोलूं मैंने 95% एयर दी है, तो फ्लू गैस में ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी। जब तक मैं 100% एयर नहीं दूं या 101% एयर नहीं दूं, 100 से ज़्यादा, तो अगर मुझे सिर्फ 95% के साथ एक डायग्राम बनाना है तो डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आएगी। अगर वो 100% पे मैं फर्दर एयर सप्लाई करता हूँ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को, पहली बात तो ये कि उस कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको दोबारा चेंबर में डालना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी वो रिएक्ट होगी, जब तक आप उसको फर्दर ऑक्सीजन नहीं दोगे तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, तो उसको डालने के बाद वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये और अलग अगर आप प्रोसेस 100, है। हाँ, और अगर आप 100 से ज़्यादा एयर देते हो तो फिर वही कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में चली जाएगी। सर ये आपने बताया था कि फ्लू गैसेस कहते हैं, तो फ्लू गैसेस क्यों कहते हैं, एक बार रिपीट कर देंगे। जो ये जो फ्लू गैसेस होती हैं ना, ये एक पाइप से निकलती हैं। जब इंडस्ट्री में आप काम करते हैं और एग्जॉस्ट गैसेस जब आप एक पाइप से निकालते हैं ना, उस पाइप का नाम फ्लू पाइप होता है। उस पाइप को हम वैसे ही फ्लू बोलते हैं, गैसेस निकलकर, तो वहां से इन गैसेस का नाम निकला है फ्लू गैस। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाई इट्स कॉल्ड अ फ्लू गैस। अच्छा, अब आ जाएं। Suppose we want to judge the amount of carbon dioxide on the basis of wet and dry gas analysis. आप अज्यूम कर लें कि हमने एक कंपोनेंट ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, हमें उसको जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेट या ड्राई गैस। टेक्निक क्या है? टेक्निक इज टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन। कल जो मैंने आपको किया था ना, सारे हमने मोल्स ऐड किए थे, फिर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का, सॉरी, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सेपरेटली का मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हम मोल फ्रैक्शन ही ढूंढ रहे थे। सो द टेक्निक इज टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट साइड, ऑलवेज प्रोडक्ट साइड, and then multiply by 100 to find the percentage of component on basis of wet and dry gases. We did this yesterday. जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, according to our reaction we got 1 upon 12.424. 12.424 टोटल मोल्स थे। कहाँ से आए थे? इस इक्वेशन से आए थे, एक्सेस के इक्वेशन से। 7.52 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0.4, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से मेरे पास टोटल 12.4 आए थे। मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन 1 था, तो 1 अपॉन 12.404 मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, दैट इज माय परसेंटेज। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि ड्राई परसेंट विल ऑलवेज बी मोर देन वेट परसेंट। उसकी वजह यह है कि ड्राई परसेंट के अंदर आप हाइड्रोजन को आप वाटर को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, एंड द मोल्स ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम। अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम होता है और एक चीज का डिनोमिनेटर कम हो जाता है तो उसका आंसर बिगर वैल्यू होती है। 1/5 इज अ बिगर नंबर देन 1/10। तो
तो उससे आप रियलाइज करें कि न्यूमरेटर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं डिनोमिनेटर को चेंज कर रहा हूँ, मैं छोटा डिनोमिनेटर कर रहा हूँ क्योंकि 2 मोल्स में पानी के कम कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कंपोनेंट हो ना, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, पानी में बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वेट गैस के अंदर पानी होता नहीं है। बाकी 5 कंपोनेंट के अंदर, सॉरी ड्राई गैस में पानी होता नहीं है, बाकी 5 कंपोनेंट में से हमेशा उस कंपोनेंट का जो परसेंटेज है वो ड्राई में ज्यादा होगा, वेट में कम होगा। सो द टेक्निक मैंने आपको बता दी। क्लासिक एग्जांपल देख लें। ऑन ड्राई बेसिस द टोटल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड आर 8.52, बट द वेट गैस एनालिसिस में वो 10.52 होंगे। 2 मोल्स पानी के मैं काट रहा हूँ ड्राई गैस में। तो अगर इसी रेशियो को देखा जाए, प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिटरमिन कैसे हो सकता है? 9.51 इन वेट एंड 11.74 इन ड्राई। 1/8.52 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/10.52 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह मुझे वेट और ड्राई दोनों का एनालिसिस मिल सकता है। क्लियर हो गई बात? ये बात मैंने कल भी बताई थी, बस एक रिफ्रेशर कोर्स है, सो थ्योरी में आपको मैंने इंडोर्स कर किया है उसको। न्यूमेरिकल में तो वैसे मैं सब बता चुका हूँ, जस्ट स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु डिड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर है? यस सर। चलें, अब एक बात आती है जो ये भी कल हमने डिस्कस किया था, थियोरेटिकल एयर एंड एयर टू फ्यूल रेशियो। Minimum amount of air which allows the complete combustion of fuel is called the theoretical air. हमने पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर किया था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर ना वो कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल करती है, इसको हम थियोरेटिकल एयर बोलते हैं। थियोरेटिकल एयर का दूसरा नाम होता है स्टोइशियोमेट्रिक एयर। तो अगर मैं आपको स्टोइशियोमेट्रिक एयर बोलूं या अगर मैं आपको थियोरेटिकल एयर बोलूं, इट मीन्स द सेम थिंग। अगर आपके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर आ गई या थियोरेटिकल एयर आ गई, इसका मतलब यह है कि आपका कंबशन कंप्लीट है। एंड कंप्लीट कंबशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वुड बी प्रोड्यूस्ड. There is no chance of carbon monoxide being produced if you provide the theoretical air. Similarly, there is no chance of oxygen being produced because it is completely balanced. If 5 moles of oxygen are needed and you provide 5 moles of air, it's the theoretical air, carbon dioxide, water. It is also known as the stoichiometric air. The product will contain no oxygen. अब वही बात हो रही है जो मैं अभी तक बोल चुका हूं, if less than theoretical air is provided, even if 1% less is provided, आपकी theoretical air होनी चाहिए 5 moles of air, आपने प्रोड्यूस की, आपने प्रोवाइड की 4.9, लाजमी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। If less than theoretical air is provided, then carbon monoxide would be included because your combustion is incomplete combustion. You cannot say your combustion is complete combustion even if 0.0001% carbon monoxide is being formed. Complete combustion is that entirely carbon dioxide. So carbon monoxide, अच्छा, अब आ रही है, complete combustion is that carbon, there is, अब आ रही है। अच्छा, complete combustion is there is no chance of carbon monoxide being formed. चलें, अगर बीच में आवाज नहीं आए तो प्लीज टेल मी, सो आई विल रिपीट दैट पॉइंट, क्योंकि कभी कभी कनेक्शन इश्यू हो सकते हैं। ओके, बैक टू दिस। सो carbon monoxide will be included in the products. It is a good practice to always supply over theoretical air if not theoretical. वैसे तो हमें theoretical air minimum provide करनी चाहिए, मगर कभी कभी हम excess air इसीलिए provide करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के चांसेस बिल्कुल ना हो। कभी कभी आपकी कैलकुलेशन में अगर आपकी थियोरेटिकल एयर के अंदर 19-20 का फर्क हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। So this is why it is a good practice always produce what we call excess air, oxygen over the theoretical air. और अगर मैं excess air provide करूंगा
इसका मतलब हुआ कि लाजमी ऑक्सीजन मेरे प्रोडक्ट्स में आएगा। क्लियर हो गया? और अगली लाइन में यही लिखा है, मोर देन थियोरेटिकल एयर प्रोवाइडेड इज कॉल्ड द एक्सेस एयर एंड ऑक्सीजन विल अकर इन द प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर, अगर हमें स्टैंडर्ड मेजर लेना है ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर यूज्ड इन द कंबशन प्रोसेस, कि हमें एक मेजर लेना है कि हम कितनी एयर यूज कर रहे हैं एक चीज के कंबशन प्रोसेस के लिए, तो उसको हम कहते हैं एयर टू फ्यूल रेशियो। एयर टू फ्यूल रेशियो इज नथिंग बट mass of air upon mass of fuel. Air to fuel ratio, like I said yesterday, can also be found in terms of moles. It can be found as moles of air divided by moles of fuel. Obviously the answer is going to be different if you compare the masses, if you compare the moles, but they both are air to fuel ratio in terms of mass, in terms of mole. If I do not ask you anything and I tell you to give me the air to fuel ratio, यानी मैंने आपको कुछ नहीं बोला है, मैं आपसे बोल रहा हूँ air to fuel ratio दें, तो it is a good practice to give the air to fuel ratio in terms of mass. अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि मोल्स के अंदर दें, तो फिर आपको मोल्स में देना पड़ेगा। और यही एयर टू फ्यूल रेशियो है ना, इसको हम स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं। तो कभी कभी अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया गिव मी द स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ऑफ द फ्यूल, तो घबराने की बात नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दैट दैट इज द एयर टू फ्यूल रेशियो। पेपर में ये नहीं पूछेगा कि स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। एयर टू फ्यूल रेशियो कैन ऑल्सो बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ मोल्स एज डिस्कस्ड। अब एक चीज आती है स्टोइशियोमेट्रिक एयर। स्टोइशियोमेट्रिक एयर मैंने आपको क्या बोला? स्टोइशियोमेट्रिक एयर इज द मिनिमम एयर सप्लाइड फॉर कंबशन, कंप्लीट कंबशन. So this refers to the minimum air required in the stoichiometric mixture. The air to fuel ratio can be calculated in terms of mass or moles as told before. The ratio of actual air to stoichiometric air is called the stoichiometric ratio. एक स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो वो होता है कि आप डिवाइड करो कि आपके पास एक्चुअल एयर कितनी है और स्टोइशियोमेट्रिक एयर कितनी है, यानी वो एयर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक्चुअल एयर। दूसरी बात ये कि जो स्टोइशियोमेट्रिक एयर है जो आपके इक्वेशन से प्रोवाइड करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल स्टोइशियोमेट्रिकली आपको कंप्लीट कंबशन के लिए 5 मोल्स प्रोवाइड करनी है, आपने कितनी प्रोवाइड की, तो आप 4/5 होगा, 0.8 आपका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो होगा। इन अदर वर्ड्स यू आर, अच्छा एक सेकेंड, आई गिव मी 2 minutes, लेट दिस बी ओके। अब आई थिंक क्लियर हो जाएगी। चलें, मैं ये बात कह रहा था कि स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो वो होती है जो एक्चुअल एयर अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक एयर होती है। सपोज अगर आपके पास 5 मोल्स हैं स्टोइशियोमेट्रिक एयर के और आप प्रोवाइड कर रहे हैं 4 मोल्स, तो आपका रेशियो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, 0.8। 0.8 का मतलब ये हुआ यू आर प्रोवाइडिंग 20% लेस एयर। अगर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो पूरा 1 होगा तो कंप्लीट कंबशन आएगी। अगर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो 1 से कम है तो आपने इतनी एयर कम दी है। फॉर एग्जांपल स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0.9 मींस यू हैव प्रोवाइडेड 10% लेस एयर। अगर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो 1 से ज़्यादा आ जाए यानी एक्सेस एयर में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो 1.4 आ जाए, this means that your excess air provided is 40% more than the required air. तो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो आपको ये बता देता है कि एक्चुअल एयर अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक एयर कितनी है और आपकी एयर क्या एक्सेस के अंदर है या लेस देन द स्टोइशियोमेट्रिक एयर है। अब स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से ही हमने मजीद फार्मूले निकाले हैं एक्सेस एयर के लिए। एक्सेस एयर के लिए वैसे तो 2 फार्मूले यूज होते हैं। एक फार्मूला यूज होता है एक्चुअल एयर माइनस स्टोइशियोमेट्रिक एयर डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर, यानी आपने कितनी एयर प्रोवाइड की है एक्चुअल एयर, स्टोइशियोमेट्रिक एयर कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर
तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि एक्सेस एयर कितनी है आपकी। दूसरा फॉर्मूला यही है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही निकला है। अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले को ब्रेक करें तो वो क्या हो गया, एक्चुअल एयर डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर माइनस स्टोइशियोमेट्रिक एयर डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर। एक्चुअल एयर अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक एयर सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो -1 कैसे आ गया, स्टोइशियोमेट्रिक एयर डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर मल्टीप्लाई बाय 100%, वो आपको एक्सेस की परसेंटेज दे देगा। दोनों वही फॉर्मूले हैं। तो एक सिंपल फॉर्मूला फॉर एक्सेस एयर इज स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो सर आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज फिर कट रही है, आवाज फिर कट रही है। यार आज क्या मसला है कनेक्शन को, अब सही है, फिर कट गई। अब आ रही है आवाज? आई थिंक अब सही हो गई, सही है। चलें, नहीं आती तो आप फौरन बोल दें, मुझे कोई मसला नहीं है रिपीट करने में। ओके, तो ये फॉर्मूले समझ आए एक्सेस एयर के, यहाँ तो कोई मसला है? सर ये दो इसमें स्टोइशियोमेट्रिक एयर सर डिवाइड हो रही है, वहाँ मास ऑफ एयर था, ये अलग हम्म, चीज है या सेम कंसीडर? क्या बोले हो, दोबारा बोलो। पीछे वाला जो आपने फॉर्मूला बताया था वो था मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल, उसके नीचे मास ऑफ फ्यूल आ रहा था, हाँ, तो उस स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ये भी है वो भी है, दोनों है? नहीं, ये है, एक सेकेंड, another type of ratio is known as the stoichiometric ratio। सॉरी, मैंने शायद ये बोल दिया था कि एयर टू फ्यूल रेशियो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, एक और रेशियो है वो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो। ये नहीं होगा स्टोइशियोमेट्रिक ना? रेशियो, हाँ स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ये पे ये है। अगर मैं ये एयर आपसे टू फ्यूल को तो नहीं कहते ना। नहीं, एयर टू फ्यूल अलग चीज है, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो अलग चीज है। अगर मैं आपसे ये पूछूं एयर टू फ्यूल रेशियो, तो आप एयर टू फ्यूल बता देना, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ये बता देना। आई थिंक बाय मिस्टेक आई सेड बोथ आर द सेम थिंग, प्लीज करेक्ट इट। मैं दोबारा रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ और मैं इसका मैसेज भी छोड़ दूंगा, ताकि कोई अगर, इनफैक्ट आई राइट द मैसेज राइट नाउ, so then people do not, I'll write it in a bit after class so people don't get confused। stoichiometric ratio और air to fuel ratio दो डिफरेंट चीजें हैं, प्लीज इसका नोट बना लीजिए। आवाज क्लियर है? जी सर। ओके सर जी। सर ये फॉर्मूले दोबारा से बता देंगे, समझ नहीं आया कि ये कैसे आए। ये अब कैसे आए, ये किसी ने डेवलप किए थे फॉर्मूले, कौन सा वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया, 1 2 या 3? सर 2 और 3। 2 और 3, अच्छा। जो 2 का फॉर्मूला है ना, अगर हम 2 का फॉर्मूला इज नथिंग बट एक्सेस सर परसेंटेज। आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर हम कोई को बोलते हैं, अच्छा अभी तो आनी चाहिए यार, यहाँ पर लिखा लिखा हुआ है, बैड कनेक्शन नहीं लिखा हुआ है। सर अभी आ अभी आ रही रही है। है। अच्छा, जो इक्वेशन 2 की बात करते हैं, अभी आप एयर को भूल जाएं। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे पास एक चीज है विच इज 5 मीटर, और वही चीज को मैंने एक्सटेंड कर दिया है 7 मीटर कर दिया है, तो मेरी परसेंटेज इंक्रीज क्या होती है, तो उसको हम लिखते हैं इंक्रीज इन परसेंटेज, यानी 7 माइनस 5 ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय 5, यानी न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कोई चीज की परसेंटेज इंक्रीज होती है, इसी बात है ना मैथमेटिक्स में जी। 73। सर थोड़ा सर बहुत आवाज समझ कट आया, रही है आपकी आपकी। आवाज बिल्कुल कट रही है। अच्छा
आई थिंक अब सही हो गया। आज नेट बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। चलें, अभी आवाज़ आ रही है? यस सर, अब आ रही है। मैंने आपको कुछ बोला था। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। भाई मुझे मालूम है आवाज़ नहीं आ रही है। मैं रुका हुआ हूँ, मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना, मैंने यहाँ पर वेट लिखा हुआ था, मुझे नज़र आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही थी। भाई जब मैं स्टार्ट करूँगा। जी, अब आ रही है आवाज़? मैंने रिकनेक्ट कर देखा है, आई होप चल जाए अभी। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, अब आ चलो, रही है सर। अच्छा। अभी मैंने आपको पहले कोई बात बताई थी परसेंटेज की मैथमेटिकली, वो आपने सुनी थी? परसेंटेज इंक्रीज आती है मैथमेटिकली, किस तरह करते हैं? जी 73 आपसे पूछ रहा हूँ, या वो यस एग्जाम्पल सर। नहीं सुना? मैंने पहले कोई एग्जाम्पल दिया था लेंथ का, वो आपने सुना था नहीं सुना था? यस सर, वो सुना था। अच्छा, तो उसी तरह एक परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है। जैसे मैथमेटिकली है कि चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द परसेंटेज इंक्रीज। उसी तरह एक्स एयर का फॉर्मूला है एक्चुअल एयर, यानी वो एयर जो चाहिए, यानी वो एयर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, माइनस स्टोइशियोमेट्रिक एयर। स्टोइशियोमेट्रिक एयर क्या होती है? ओरिजिनल एयर कि उस कंपाउंड में, उस इक्वेशन में कितनी एयर होनी चाहिए, यानी एक्चुअल एयर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो माइनस जितनी होनी चाहिए डिवाइडेड बाय जितनी होनी चाहिए। तो ये परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है मल्टीप्लाई बाय 100, यानी एक्चुअल माइनस स्टोइशियोमेट्रिक डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये दूसरा इक्वेशन कहाँ है? यस सर, आगे। जी अच्छा, यस सर, आगे। अब तीसरे की बात करते हैं। ये वाला भी आ गया? नेगेटिव हाँ, नहीं नहीं सर, तीसरा रेशियो वाला नहीं आया। आमतौर पे नेगेटिव होता नहीं है रेशियो। मतलब ये एक्सेस एयर वाला आपने अगर इन केस, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे, एयर कम हो जाए, जैसे 5 मोल चाहिए उसकी जगह 4 मोल हो जाए, तो स्टेशियोमेट्रिक तो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर नेगेटिव में चला जाएगा तो एक्सेस एयर का फॉर्मूला तो नहीं होगा ना, ये तो एक्सेस एयर का है ना। फिर आप बोलोगे कि अगर आपका 4/5 80% आ रहा है, तो फिर फॉर्मूले में आप क्या लिखोगे? इट मींस दैट 20% लेस एयर इज प्रोवाइडेड। एक्सेस एयर का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते ना फिर, ये तो एक्सेस के लिए। बात समझ आई? अच्छा, मैं जी मालूम था बैड कनेक्शन है, बोलिएगा नहीं। तो जिसने वो पूछा था एक्सेस एयर के लिए, एक्सेस एयर का फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता फिर? सर समझ में आ जी गया, वो नेगेटिव में जा रही अच्छा, है। हाँ, वो सही, हाँ। कम तो वो प्रोवाइड हुई। एक्सेस एयर नहीं लगेगा, वो फिर मिनिमम एयर आ जाएगा। आज सॉरी, आज पता नहीं कनेक्शन को, जोन को क्या तंग कर रहा है। इतना तंग करता नहीं है, आज बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, और मैं घर पे नहीं हूँ कि अपना अच्छा वाला नेट यूज करूँ।
मगर मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ कि जितना समझा सकूं मैं समझा दूं। अच्छा, अब लेट्स गो ऑन टू पॉइंट 3। आप बोल रही हैं कि आपको ये तीसरा इक्वेशन समझ नहीं आया। ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, इसको मैंने डिवाइड किया है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूं तो आई एम सेइंग एक्चुअल एयर डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर माइनस स्टोइशियोमेट्रिक एयर डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर। एक्चुअल एयर डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो बन जाता है, ये रहा फॉर्मूला। और वो -1 बन जाएगा। कैसे -1 बनेगा? स्टोइशियोमेट्रिक एयर डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर यस सर। 1 बन। सही है, हो सर गया, वो क्लियर तो हो आ गया। गया, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं फिर? एक्सेस एयर की परसेंटेज निकालनी है ना। अच्छा उसूलन तो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला जो इक्वेशन है, दिस शुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करूं तो इस इक्वेशन का आंसर कोई फ्रैक्शन में आएगा। सपोज अगर मैं 6 प्रोवाइड करता हूं तो 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 1.2 आएगा। 1.2 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरी परसेंटेज है 120% एयर, यानी 20% एक्सेस एयर। यस सर। सही है, यस आगे सर। चलूं? जी। चलें, तो आई थिंक आई लेट इट बी मल्टीप्लाई बाय 100। मगर अगर मैं नहीं भी करूं तो यू शुड नो कि एक्सेस एयर परसेंट कैसे ढूंढ सकते हैं। ओके अच्छा, ये एग्जाम्पल मैं आपको कर दिखा दिया है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ मीथेन मैंने आपको एयर टू फ्यूल रेशियो निकाल कर दिखा दिया था, जो 17.3 आ रहा था। ये इस पूरे एग्जाम्पल का यहाँ था। सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाया था 17.25 आ रहा था एयर टू फ्यूल रेशियो। सारी चीजें मैं कर आपको दिखा चुका हूं, जितना मैक्सिमम जो जो आ सकता है। अब आ जाएं एग्जाम्पल 10 की तरफ। आवाज क्लियर है जी? सर फिलहाल तो क्लियर है। अच्छा, फिलहाल अगर रुके तो बता दीजिएगा। क्या आवाज आ क्लियर रही है? है? मुझे क्लियर ही लग रही है। अच्छा, यस सर। कैलकुलेट कैलकुलेट द परसेंटेज एक्सेस एयर फॉर मीथेन बर्निंग, यानी मुझे एक्सेस एयर निकालनी है। अब मुझे क्या मालूम है? फ्लो रेट ऑफ मीथेन एंड एयर आर 25 एंड 290 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब हुआ कि मीथेन की जो फ्लो रेट है वो 25 है और एयर की जो फ्लो रेट है वो 290 है। 25 मीटर क्यूब पर आवर, 290 मीटर क्यूब पर आवर, ये इनकी फ्लो रेट है। तो आपको क्या लगता है मुझे इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह करना चाहिए? सबसे पहले मैं क्या करूं जी? सर एक बेसिस लेंगे पहले। हैं? एक बेसिस लेंगे सर पहले वॉल्यूम के। बेसिस तो बाद में आएगा, बेसिस से पहले क्या करेंगे? इक्वेशन लिख लूंगा, इक्वेशन लिख लूंगा, ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ मीथेन लिखूंगा। बेसिस की जरूरत नहीं है वैसे। ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ मीथेन लिखूंगा, CH4 + 2O2 + 3.76 N2, जो मैंने ओरिजिनल निकालना आपको सिखाया था। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स ऑफ एयर लिखूंगा। हाउ डू यू नो आई हैव 9.52 मीटर क्यूब ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक एयर? क्योंकि जब यहां पर मैं क्वेश्चन एयर की बात कर रहा हूं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी है। ये 9.52 मुझे कैसे मालूम है जी? ये वैल्यू कहां से आई 9.52? सर इक्वेशन से कंक्लूड किया आपने? जी, इक्वेशन से कंक्लूड किया, क्योंकि ये देखें ना मेरे टोटल मोल्स ऑफ एयर कितने हैं। मेरे टोटल मोल ऑफ एयर इज 1 मोल ऑक्सीजन, 3.76 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 + 3.76 कितना हो गया? 4.76। 4.76 का मतलब है 9.52।
क्योंकि 4.76 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टोइशियोमेट्रिकली अगर ये इक्वेशन को मुझे कंप्लीट करना है तो स्टोइशियोमेट्रिकली मुझे कितनी एयर चाहिए? 9.52 मीटर क्यूब। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक सब मेरे साथ अग्रीड है कि स्टोइशियोमेट्रिकली मुझे 9.52 मीटर क्यूब चाहिए? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं मेरा इक्वेशन क्या है? मेरा इक्वेशन अगर मैं इसको देखा जाए, माय इक्वेशन इज, if I read it stoichiometrically, 1 mole of methane requires 9.52 moles of air। ऐसे ही रीड होगा। तो अगर मोल्स और वॉल्यूम सेम है, 1 mole of methane requires 9.52 moles of air, तो 1 meter cube of methane requires 9.52 meter cube of methane, सॉरी of air। ऐसे ही हो गया ना? यही हो गया ना जी? सर एक क्वेश्चन है जी सर, हम 1 मोल के इक्विवेलेंट वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब क्यों ले रहे हैं? अच्छा, हम इसलिए ले रहे हैं, मैंने आपको पहले ये बताया था कि जब हम मोल्स की बात करते हैं तो मोल्स को हम वॉल्यूम भी अज्यूम करते हैं। मोल्स इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम। यहाँ पर हम 1 मोल को 1 मीटर क्यूब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में है मीटर क्यूब पर आर। अगर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर गैलन पर आर दे देता तो आप फिर ये लिखते कि 1 मोल इज इक्वल टू 9.52 मोल्स। सो 1 गैलन इज इक्वल टू 9.52 गैलन्स। ये मोल्स आर इक्वल टू वॉल्यूम व्हेन यू आर रिलेटिंग इट। अब वॉल्यूम का जो भी यूनिट होगा वो आपके मोल से कोइंसाइड कर जाएगा। दैट इज सिंपल केमिस्ट्री। अब मैं उस केमिस्ट्री के बीच में नहीं जाता कि क्यों लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर यूनिट। मगर अब ये समझ आया कि बाय इक्वेशन आई नो दैट 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 9.52 मोल्स ऑफ एयर। ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। मेरे पास क्वेश्चन में कितने मोल्स ऑफ मीथेन है? यहां पर दिया हुआ है इसने कितने मोल्स ऑफ मीथेन है, तो 25 मोल्स। तो अगर 1 मोल रिक्वायर्स 9.52 तो 25 मोल्स कितने रिक्वायर करेगा? 25 moles will require x, unitary method। तो 9.52 multiply by 25 divided by x, तो मुझे एक आंसर मिला 238 मीटर क्यूब। 238 मीटर क्यूब of what? 238 मीटर क्यूब of air। I should have written this as 238 मीटर क्यूब of air। मिस्टेक हो गई कि मैंने मीटर क्यूब लिख दिया। अगर आप मीटर क्यूब लिखेंगे मैं आपसे क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूं कि एयर है, मीथेन है, क्या है। तो समझ आया? 238 मीटर क्यूब ऑफ एयर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं है? अब आप एक स्टेप फर्दर ले लें। मुझे मालूम है कि अगर मुझे एक्सेस एयर चाहिए तो एयर के दो फॉर्मूले होते हैं, रिलेटेड हैं। एक फॉर्मूला होता है एक्चुअल एयर माइनस स्टोइशियोमेट्रिक एयर डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा फॉर्मूला होता है स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो की बात करता हूं, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? एक्चुअल एयर डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर। यही होता है ना? तो एक्चुअल एयर मेरी कितनी है? मेरी एक्चुअल एयर है 290। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है द फ्लो रेट ऑफ मीथेन एंड एयर आर 25 एंड 290, यानी 290 एक्चुअल एयर है। स्टोइशियोमेट्रिक एयर कितनी है? 238। ये मुझे यहां से कैलकुलेशन से मालूम पड़ी है कि इतने मोल्स ऑफ एयर है, एयर है मीथेन के साथ, तो 25 मोल्स ऑफ मीथेन के साथ कितने होंगे? अगर मेरे पास 50 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन होता तो मैं लिखता 50 मीटर क्यूब इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने स्टोइशियोमेट्रिकली निकाला कितने एयर मुझे चाहिए। जब मुझे ये मालूम पड़ गया तो मुझे मालूम है 1.218 है। तो अब फॉर्मूले के अंदर अगर मैं लगाऊंगा तो 1.281 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 21.8% एक्सेस एयर मुझे चाहिए। दैट इज वन वे टू डू। एक सेकेंड, दैट इज वन वे टू डू इट।
द सेकेंड वे वुड हैव गिवन यू द सेम आंसर। सेकेंड वे के अंदर मैं क्या करता, एक्चुअल एयर माइनस स्टोइशियोमेट्रिक एयर डिवाइडेड बाय एक्चुअल एयर डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक एयर मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरे मेथड में मैं क्या करता, एक्चुअल एयर मेरी कितनी है 290, 290 माइनस 238 डिवाइडेड बाय 238 मल्टीप्लाई बाय 100, वो भी मुझे 1.21 दे देता, 121 दे देता। अब पूछें अपना सवाल। सर बस आगे समझ। हाँ तो मुझे मालूम था आप यही पूछती थी, इसलिए मुझे आप 2 मिनट देती तो सही। क्लियर हो गया ये? किसी को मसला है इसको समझने के अंदर तो मुझसे पूछ ले, मैं रिपीट कर लूंगा। एनी प्रॉब्लम? इजाज समझ आया? सर मुझे समझ में नहीं सर? आया। नहीं आया? क्या समझ नहीं आया तो बोलो ना, अगर समझ नहीं आया क्या चीज समझ नहीं आई? मुझे सारा समझ में नहीं आया। चलो सारा समझ नहीं आया। मसला सर आवाज कर रही थी मेरी। एक सेकंड, पुराने लेक्चर्स पढ़े थे? अभी तक पुराने लेक्चर्स पढ़े? अगर पुराने लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो ये समझ नहीं आएगा। पुरानी वीडियोस देखी हैं? अगर पुरानी वीडियोस देखी थी जो अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखोगे तो कैसे समझ आएगा, क्योंकि सारा आपस में इंटर रिलेटेड है। चलो मैं एक दफा ट्राई कर लेता हूँ। जी आओ जी। सर 25 मल्टीप्लाई जो हुआ है सर, एक्स दी हुई है हमें अच्छा सर। हाँ 25 मल्टीप्लाई 25 2 है सर। क्या जो 25 2 है? 38 आया, हाँ 238 कैसे आया सर, ये बताइएगा आ रहा सर हूँ, थोड़ा। मैं ये क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ। देखें मैं आपको बोल रहा हूँ कैलकुलेट द परसेंटेज एक्सेस एयर फॉर मीथेन बर्निंग। द फ्लो रेट ऑफ मीथेन एंड एयर दिया हुआ है कि मेरे पास ये जो दिया हुआ है ना, फ्लो रेट ऑफ मीथेन एंड एयर आर 25 एंड 290 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि ये एक्चुअल इसने दिया हुआ है। मुझे कैसे मालूम एक्चुअल है ये? क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब होता है जो इक्वेशन में गिवन होता है। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब इक्वेशन में जो गिवन है, और एक्चुअल का मतलब जो दूसरी वैल्यूज गिवन है। तो क्वेश्चन देखकर ही मुझे मालूम पड़ गया कि ये वैल्यूज जो 25 मीटर क्यूब हैं और 290 मीटर क्यूब हैं फॉर मीथेन एंड एयर, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। इससे पहले मैं कोई चीज और सॉल्व करूं, सबसे पहले मैं अपना इक्वेशन लिख लूं। द गोल्डन रूल इज ऑलवेज राइट योर इक्वेशन ऑफ कंबशन फर्स्ट। तो मैंने पहले इक्वेशन लिख लिया मीथेन के लिए, जो मैंने आपको कल सिखाया था इक्वेशन कैसे लिखते हैं। CH4 प्लस, पहले आप ब्रैकेट ओपन करते O2 प्लस 3.76 N2 CO2 H2O N2, इसको बैलेंस करते। एक दफा जब ये इक्वेशन क्या हुआ सर, ये 3 पॉइंट जो ये क्या कहाँ से आया सर? ये कौन पूछ रहा है? इजाज? सर एजाज। इजाज इसके लिए आपको पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा, कल का लेक्चर और उससे पहले वाला। आपकी टास्क है ये, दिस इज योर टास्क, यू आर गोइंग टू वॉच इट टुडे एंड देन टेल मी वेयर इट केम फ्रॉम। यस सर इंशाल्लाह। सही है? ये इसका मतलब है आपने वीडियो देखी नहीं है, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी होती आप ये सवाल नहीं करते और मैं इस लेक्चर में वो चीज़ रिपीट नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, सही है और सर, ठीक है सर। वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ मैं नहीं आए देखूंगा। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको समझाऊंगा। चलें, आपने अपना सर जी सर, इक्वेशन थैंक यू बैलेंस कर सर। लिया जी। एक सेकंड बोलें। सर हाँ जी। सर ये जो इसकी इक्वेशन है ना, इक्वेशन में तो ऑक्सीजन भी आएगी ना प्रोडक्ट में, क्योंकि एक्सेस एयर यहाँ आ रही है। एक सेकंड देखें क्यों आएगा प्रोडक्ट के अंदर सर क्योंकि सवाल में एक्सेस एयर एक्सेस का बोला है ना। एक्सेस एयर आ रही है, सही है। एक सेकंड सर, मैं क्लास ले रहा हूँ। जी 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 1 बजे तक है। अच्छा, एक क्वेश्चन के अंदर वो मुझसे पूछ रहा है एक्सेस एयर कैलकुलेट करो, सही है, उसने बिल्कुल बोला है। वैसे तो मुझे ऑक्सीजन लिख लेना चाहिए वहां पर, मगर जब हम एक्सेस एयर की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट साइड की बात कर रहे हैं, हमारा रिएक्टेंट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। सॉरी, हम एक्सेस एयर की बात कर रहे हैं तो हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट का ताल्लुक ही नहीं है।
वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इक्वेशन में लिखना चाहिए ना। बाकी तो हम रिएक्टेंट पे ही काम कर रहे हैं जितना भी कर रहे हैं, लेकिन इक्वेशन में ऑक्सीजन लिखना चाहिए था कि लिख लो यार। मतलब वो तो इसने कहा है कि इफ एक्चुअल एयर इज बीइंग प्रोवाइडेड, यानी क्वेश्चन में दे, लिख लो, कोई मसला नहीं होगा। अगर आप लिखना चाहते हो यू आर मोर देन वेलकम टू राइट इट, आई विल नॉट मार्क द इक्वेशन रॉन्ग क्योंकि उसका यूज हो नहीं रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इट। अच्छा, बदल नहीं जाएगी, O2 राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो फिर उसकी दोबारा बैलेंस भी करेंगे। मुझे आवाज नहीं आ रही साकिब आपकी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप राइट हैंड साइड पे O2 लिख रहे हैं तो फिर तो आपकी लेफ्ट हैंड इक्वेशन साइड बिल्कुल, जो आपकी इक्वेशन बिल्कुल बदल जाएगी, आपका पूरा मोल रेशियो चेंज हो जाएगा। तो आप सर फिर वो चेंजेस आ जाएंगी ना। अभी यहाँ पे हम उस पे ले रहे हैं 9.52 है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके अंदर फिर आपको 1 पॉइंट, देखें पहली बात तो ये, आप इक्वेशन लिखोगे कैसे? आपको जब एक्सेस मालूम ही नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस कैसे आज करोगे? बहुत प्रॉब्लम कर रही है, वही बहुत तो गंदी चीज है है। आवाज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी आ रही है आवाज? यस सर, अभी ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है बैड क्वालिटी, आई एम वेटिंग। सर एक चीज ये थी एक सेकंड रुको, मुझे पिछला वाला क्वेश्चन का जवाब देने दो। पिछले वाला क्वेश्चन के अंदर आप इक्वेशन बैलेंस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज एक्सेस एयर दी नहीं है। उससे पहले मैंने आपको परसेंटेज एक्सेस एयर दी हुई थी कि 120% है, तभी तो आप लिख सकते थे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 1.2 मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय दिस। अभी मैं आपसे सिर्फ एक्सेस एयर की परसेंटेज मांग रहा हूं, अज्यूमिंग के स्टोइशियोमेट्रिक कंडीशंस के ऊपर है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने, रऊफ ने पूछा ना कि एक्सेस एयर आपने फॉर्मूले में क्यों नहीं डाली। एक्सेस एयर मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये स्टोइशियोमेट्रिक कंडीशन के लिए लिखा गया है, ये एक्सेस एयर कंडीशन के लिए नहीं लिखा गया है। मुझे कैसे मालूम स्टोइशियोमेट्रिक कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है? क्योंकि मुझे इक्वेशन एक्सेस एयर के लिए स्टोइशियोमेट्रिक कंडीशंस चाहिए, और स्टोइशियोमेट्रिक कंडीशंस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, होता है कि आप कंप्लीट कंबशन अज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी ना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, इसीलिए मैंने ऑक्सीजन नहीं डाला है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मैं पहले 77 का क्वेश्चन आंसर करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले पूछा हुआ था। अब देखें, पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया। अब इक्वेशन जब मैंने लिख लिया तो मुझे मालूम है कि स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स ऑफ एयर 9.52 चाहिए। कैसे 9.52 चाहिए? 1 मोल ऑक्सीजन का है, 3.76 मोल नाइट्रोजन के हैं, टोटल 4.76 है। ये 4.76 मल्टीप्लाई बाय 2 जब मैं करूंगा तो 9.52 मीटर क्यूब होंगे। मैं कैसे बोल सकता हूं मीटर क्यूब है? मैं ऐसे बोल सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है मीटर क्यूब। अगर क्वेश्चन में गैलन होता तो मेरा यूनिट गैलन होता, अगर क्वेश्चन में यूनिट लीटर होता तो मेरा लीटर होता, क्वेश्चन में अगर फुट क्यूब होता तो मेरा फुट क्यूब होता। सिंपल कंडीशन इज कि मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम। अगर आप स्लाइडों में पहले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने, अगर आप सर इसमें कन्वर्जन नहीं होगी सर, अगर मॉल में है तो मॉल से हम अगर गैलन में जा रहे हैं उसमें जा रहे हैं। भाई मेरे, गैलन वॉल्यूम का यूनिट है, मोल्स वॉल्यूम का यूनिट नहीं है। कौन सी कन्वर्जन आप लेकिन सर करोगे? ये इक्विवेलेंट तो नहीं है ना, 1 मोल इज इक्वल टू 1 गैलन तो नहीं आ सकता, या 1 मोल इज इक्वल टू 1 फीट तो नहीं आ सकता ना इनके। भाई मेरे, मोल्स जो होता है वो वॉल्यूम की रिलेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 1 मोल रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स, तो इसका मतलब है 1 वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ 2 वॉल्यूम्स ऑफ द अदर सब्सटेंस। ये मैंने स्लाइडों के अंदर लिखा हुआ है कि आप मोल टू मोल कंपेयर कर रहे हो और वॉल्यूम टू वॉल्यूम कंपेयर कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो आप ये भी बोल रहे हो कि जिस चीज का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है उसकी जो भी वॉल्यूम हो वो 2 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगी।
मसलन मेरा अगर 1 to 2 रेशियो है, 1 to 2 रेशियो है, तो अगर मैं 50 मोल्स 1 वाले का लूं तो 100 मोल 2 वाले का होगा। अगर मैं 75 मोल 1 वाले का लूं तो 150 मोल 2 वाले का होगा। मैं सिर्फ उस मोल से उसकी वॉल्यूम का रेशियो कर रहा हूं, मैं मोल्स और वॉल्यूम को आपस में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। बात समझ आई अयान? यस सर, समझ में आ गई सर। सही है ना? तो ये गलती नहीं कीजिएगा। आप ये समझ रहे हो कि मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूं, तो ये सही, अच्छी बात है, आपने ये सवाल पूछ लिया, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो मोल्स और वॉल्यूम की रिलेशन आती है ना, ये सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट्स के लिए होती है जब आप उसकी वॉल्यूम निकाल रहे हो। चलें बैक टू दिस क्वेश्चन। तो मुझे ये मालूम है कि मोल्स ऑफ एयर 9.52 हैं। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं पहले स्टोइशियोमेट्रिक कंडीशन लिखूं। स्टोइशियोमेट्रिकली मुझे मालूम है 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 9.52 मोल्स ऑफ एयर। तो मुझे ये भी मालूम है कि 9.1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन विल रिएक्ट विद 9.52 मीटर ऑफ एयर। यही मैंने लिखा है, 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन reacts with 9.52 मीटर क्यूब एयर। क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि हकीकत में मेरे पास 25 मीटर क्यूब मीथेन है। तो अगर 1 मीटर 9.52 देता है तो 25 कितने देगा? 25x देगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आया 238। ये बात समझ आई? 77 जो आप पूछ रहे थे 238 कहां से आया? जी सर जी। अब ये 238 जब मेरे पास आ गया, ये 238 मेरा क्या है? ये 238 मेरा एक्चुअल एयर नहीं है, स्टोइशियोमेट्रिक एयर। ये क्यों स्टोइशियोमेट्रिक एयर है? क्योंकि ये मैंने इक्वेशन से ढूंढी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक -1। एक्चुअल मुझे गिवन है 290, स्टोइशियोमेट्रिक कितनी है? 238। 290 माइनस 238 -1 मल्टीप्लाई बाय 100, 21% एक्सेस एयर होगी। या दूसरा तरीका क्या होता है? एक्चुअल माइनस स्टोइशियोमेट्रिक डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों वही आंसर देंगे। क्लियर हो गया? यस सर। आगा आपको क्लियर हुआ? 20 आई अज्यूम सबको क्लियर हो गया है फिर। और जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो पुराने इक्वेशन फिर देखे, इसका मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सीरियस हो जाएं, इसको फॉलो करें, पुरानी वीडियोस देखें, वरना आई डोंट सी यू डूइंग वेल इन योर मिड। और मिड को छोड़ें इन दिस कोर्स। अच्छा अब देखें, ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सेस एयर ढूंढनी है। आम तौर पे आपको सारे इक्वेशंस के अंदर एक्सेस एयर दी जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये रिवर्स में आ रहा है, क्योंकि आपको एक्सेस एयर ढूंढनी है और एक्सेस एयर ढूंढने के बाद आपने एयर टू फ्यूल रेशियो ढूंढना है। आपका क्वेश्चन ये है, इथेन बर्न्स विद एटमॉस्फेरिक एयर, यानी इथेन बर्न्स विद एटमॉस्फेरिक एयर एंड द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका ऑर्सेट एनालिसिस लग गया है। Yields the following composition: 10% carbon dioxide, 1% carbon monoxide, 3% oxygen, 86% nitrogen। अब ये बोल रहा है कि develop the combustion equation to determine the percentage of excess air। अब कोई मुझे ये बोल सकता है कि excess air के अंदर कार्बन, एक सेकेंड, कोई मुझे ये बोल सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस एयर के अंदर उससे रिलेट नहीं कर सकता, मगर इसने ये कहा है कि मेरे ड्राई एनालिसिस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है। कि क्वेश्चन ये है कि मैं अज्यूम करूं कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो रही है, मगर कितनी कंप्लीट कंबशन, कितनी एक्सेस एयर मुझे देनी चाहिए कि ये इक्वेशन मेरा सॉल्व हो। दूसरा मेरा एयर टू
फ्यूल रेशियो है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, अब मुझे बताएं कौन क्या पूछ रहा था। जी तो मैं यही पूछें। पूछ रहा था कि ऑक्सीजन भी एक्सिस में और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है। नहीं वो देखो इन्होंने साइड पे कंडीशन, है ना। हाँ इसने एक कंडीशन ये दी है ना, इसने अभी एज्यूम नहीं किया हुआ है उसको, तो इसने बोला कि ऑर्सिट एनालिसिस पे किया है। तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है चाहिए कि मुझे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? सर इक्वेशन पहले लिखेंगे हम। इक्वेशन लिखेंगे, अपनी आसानी के लिए एक डायग्राम भी बना देंगे। डायग्राम बना दें, आपको हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा। और इक्वेशन भी लिखेंगे। अगर आप डायग्राम के बगैर कर सकते हैं, यू आर मोर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, यू डोंट हैव टू मेक अ डायग्राम। ये उनके लिए जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये कि ये इक्वेशन देखकर आप क्या बोल सकते हैं कि एयर के रेशियो में क्या होगा। आपको क्या लगता है एयर के रेशियो में क्या होगा? जी नाइट्रोजन सर। 60 एयर का जो कॉम्पोजिशन है उसके मोल्स में क्या होगा? सर वही ब्रैकेट में जिस तरह इक्वेशन लिखते हैं 3.76 नाइट्रोजन और नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके मोल्स में क्या होगा। उस इक्वेशन के मोल्स जो पहले होते हैं ना, Z की वैल्यू क्या होगी? सर इक्वेशन शो करेंगे। देखें Z की वैल्यू सम फ्रैक्शन होगी। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ ये इथेन है, इथेन इज अ C2 की चेन। सही है। तो क्वेश्चन देखकर ही आपको मालूम है कि आपकी जो Z की वैल्यू है वो होल नंबर में नहीं होगी, वो कोई फ्रैक्शन में होगी, क्योंकि ये C2 की चेन है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप एक डायग्राम बना लें और आप इक्वेशन लिख लें। तो फर्ज करें कि ये मेरा डायग्राम है, मैंने कहा कि C2H6 जा रहा है अंदर जा रहा है, इसके अंदर एयर ऐड कर रहा हूँ। जो ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 79%। इसने मुझे पहले से ही प्रोडक्ट दिए हुए हैं 10% CO2, 1% CO, 3% O2, 86% N2 और H2O नॉट मेजर्ड। और H2O लाजमी बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पर H है मगर वो हम मेजर नहीं कर रहे। उसके अलावा ये 100% है। मुझे इक्वेशन बनाना है। अब ये जो चीज इसने दी है ये इसने परसेंटेज में दी है। अगर आपको CPP1 याद रहे या याद है तो यहाँ पर आपको एक चीज करनी होती है जिसको आप बेसिस बोलते हैं। बेसिस आप क्यों बोल रहे हैं? अपना क्वेश्चन आसान करने के लिए। और क्योंकि आप यहाँ पर गैसेस से डील कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि गैसेस से डील करते हैं तो इजीएस्ट चीज है मोल्स निकालना, और नॉर्मल कंपाउंड नॉर्मल चीजें डील करते हैं तो वेट निकालना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने बेसिस अज्यूम कर लिया 100 किलोमोल बेसिस ऑन प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 10% क्या बन जाएगा? 10 मोल बन जाएगा। ये 1% क्या बन जाएगा? 1 मोल बन जाएगा। 3% 3 मोल्स ऑक्सीजन बन जाएगा। 86% नाइट्रोजन बन जाएगा, 86 मोल्स। ये मैंने जी एक सेकेंड, ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अभी गैसेस से डील कर रहा हूं, मैं परसेंटेज से किस तरह आंसर निकालूंगा। बोलें सोहा। सर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों क्यों आ रहे हैं सर प्रोडक्ट में हमारी? देखें ये उसने एक एनालिसिस दिया है, उसने ये मुझे नहीं बताया है कि कंडीशन क्या हो रही है। ये उसने मुझे कंडीशन नहीं बताई है कि क्या कंडीशन हो रही है। ये उसने मुझे प्रोडक्ट्स दिए हैं कि ये आ रही है। अब ऑक्सीजन इसलिए आ रही है, ऑक्सीजन इसलिए आ रही है कि मुझे क्या मालूम कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। सही है, यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड है। हो सकता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर रह जाती है इसके अंदर या कंबशन चेम्बर में है, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे CO2 और O2 प्रोवाइड करने के लिए। ये कंडीशन उसने दी हुई है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि कंप्लीट कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन है या एक्सेस कंडीशन है। क्वेश्चन के अंदर वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर एक्सेस हो रही है तो परसेंटेज क्या है। उसने पहले से ही एक ड्राई एनालिसिस बना दी है, और फ्लू गैस के अंदर ये गैसेस हो सकती हैं।
हो सकता है कि ये इनकम्प्लीट कंबशन है, वैसे ये इनकम्प्लीट कंबशन होगी क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, मगर उसके साथ कोई परसेंटेज ऑक्सीजन की निकल रही है बाहर साथ। क्यों निकल रही है आई डोंट नो, और इसने कहा कि निकल रही है, क्वेश्चन में गिवन है। हमें तो ये ढूंढना है कि हमें ये ढूंढना है कि अगर हम, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं, अगर मैं पार्ट बी का आंसर लाता, सपोज पार्ट बी का आंसर 5% एक्सेस एयर, और अगर मैं ये क्वेश्चन रिवर्स में जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इसने डेटा दिया हुआ है कि ये चीजें निकल रही हैं और ये रिवर्स में मुझे बोल रहा है कि आप एक्सेस एयर निकालो। ये अज्यूम नहीं कर रहा है कि एक्सेस एयर हो रही है, ये बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन हो तो कितनी एक्सेस एयर आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। क्वेश्चन में फर्क है। बात समझ आई? सर वैसे हमने एक वो बनाया था, रूल बनाया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो सर यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं ना इनकम्प्लीट? हाँ तो आप कर लो, इनकम्प्लीट अज्यूम कर सकते, क्या इनकम्प्लीट है? कार्बन मोनोऑक्साइड अगर निकलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ जब निकलेगी जब इनकम्प्लीट है, अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ये तो गारंटी सर यहाँ पर है। सर यहाँ पर अगर इनकम्प्लीट है तो ऑक्सीजन भी निकल रही है, तो यहाँ पर एक चीज को डिफाइन करना चाहिए ना, या तो इनकम्प्लीट हो या तो कंप्लीट हो। ऑक्सीजन भी आ रही है, ऑक्सीजन तो एक्सेस एयर। क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, जिसने बनाया है उसने कहा है कि ऑर्सिट एनालिसिस में उसने निकाली है। मैं तो आपको कहता हूँ कि ऑक्सीजन नहीं निकलती है, मैं तो आपको बताया है बाय रूल कंप्लीट कंबशन के, इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। मगर ये थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, उन्होंने कहा है कि ये निकल रही है। अब आप क्या कर लोगे, आप उसको बोलोगे कि भाई आपने निकाली है, गलत निकाली है। ये बुक का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन बना हुआ नहीं है। सर अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, हमारा तो जो वही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना, हमारा तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इनकम्प्लीट में इस तरह, तो हमें तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मेन चीज ये। अब बुक वाला हमें उल्लू बना रहा है आगे जाके, फिर ये तो मसला मैंने करेगा ना हमारे लिए। उल्लू की बात नहीं है मैंने। और एक सेकंड यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज बिकॉज मल्टीपल पीपल आर गोइंग टू सी दिस रिकॉर्डिंग। तो सही है, तो अपनी रिकॉर्ड लैंग्वेज आप इसको माइंड करें प्लीज। अगर कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मे बी ये 21% जो ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें से कुछ निकल गया या कुछ अनयूज नहीं हुआ, या तो इसको यूं अज्यूम करें कि अगर ये N2 निकलती है, ये दोनों कंबाइन होकर बाहरी एयर आती है, तो उस एयर के अंदर थोड़ी ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी अगर कंबाइन होकर आ जाती है? हाँ सर, एयर का क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको एयर ही निकालूं, अगर आपको आपकी CPP1 याद है तो कुछ क्वेश्चन के अंदर मैं एयर को बाहर निकाल रहा था, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस O2 और N2 को कंबाइन कर एयर कर लिख दिया, अब आप मुझे चैलेंज करो कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है एयर के अंदर, इसने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ब्रेक कर दिया। ये चीजें मैं CPP1 में आपको बता दिया था, तो थोड़ा तो अपना कॉमन सेंस यूज करें ना इसके अंदर। मगर बाय कॉन्सेप्ट में रिपीट कर रहा हूं, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी वही चीज मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं और क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कंप्लीट कंबशन बोलूं और एक्सेस एयर बोलूं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगी। और इसका प्रूफ यहां पर है कि मैंने आपको पीछे स्लाइडों के अंदर भी एयर टू फ्यूल रेशियो के अंदर यहां पर लिख कर दिया हुआ है, more than the theoretical air provided is called excess air and oxygen will occur in the products. और दूसरी बात ये कि if less than theoretical air then carbon monoxide is going to be covered in the product. दूसरी बात ये मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने मुझसे जब क्वेश्चन के अंदर पहले पार्ट में बोला है परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर, तो लाजमी बात है इनको ऑक्सीजन निकालने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं निकल रही बाहर तो ये मुझसे चैलेंज नहीं कर सकता बोलने के लिए कि एक्सेस एयर निकालो। ये क्वेश्चन देने का मकसद ही ये है कि एक्सेस एयर की परसेंटेज निकालो अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता और ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता तो ये मुझसे पूछ ही नहीं सकता था कि एक्सेस एयर की परसेंटेज निकालो, ये मुझसे ये पूछता कि कितनी परसेंटेज एयर है, क्योंकि यहाँ पर इसने इसका फंक्शन ही ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 100 किलो मोल बेसिस ऑन प्रोडक्ट लिखूंगा। अब मैं अपना कंबशन इक्वेशन ऑन प्रोडक्ट्स लगाऊं,
ये जो मेरा कंबशन इक्वेशन है ना, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स पे लग रहा है, ये अभी मैं रिएक्टेंट की बात कर नहीं रहा हूं जो सारा प्रोडक्ट के ऊपर कंबशन इक्वेशन लगे। सबसे पहले मैं वही चीज करूं, मैं कर रहा हूं C2H6 प्लस, अभी मैंने कोई कोएफिशिएंट लगाया नहीं है, मैं सिर्फ अपना प्रोडक्ट के ऊपर लगाऊंगा। C2H6 प्लस O2 प्लस 3.76 N2 gives you CO2 भी बाहर आ रहा है, CO भी बाहर आ रहा है, O2 भी बाहर आ रहा है, N2 भी बाहर आ रहा है, H2O भी बाहर आ रहा है जो कि मेजर्ड नहीं हो रहा। अभी मैंने सिर्फ अपना कंबशन इक्वेशन लिखा है कि ये चीज अंदर जा रही है, यानी दिस प्लस दिस गिव्स दिस। यहां तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। यहां तक क्लियर हुआ सर? जी सर अगर आप हमें कुछ क्वेश्चन दें ऐसा, मतलब जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन भी हो, और आप हमारा कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हो कि ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, मतलब वो न्यूमेरिकल का आंसर इम्पॉसिबल हो, सर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इम्पॉसिबल है या ये सॉल्व होना है? देखें, ये आपको क्वेश्चन के अंदर मालूम हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इसको ये समझ लें कि मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिया और मैं आपसे बोल रहा हूँ एक स्टेप के अंदर कि एक्सेस एयर इसके अंदर, देखें इसको मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ पार्ट 1 के अंदर कि एक्सेस एयर निकालें, तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, क्योंकि एक्सेस एयर तो हो रही है ना उसके अंदर, सॉल्व तो हो जाएगा। बात समझ आ रही है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट यूं चेक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक्सेस एयर दूंगा, देखें आप ये सोचें, मैंने आपको क्या कहा था कि फ्यूल एंड कंबशन में चेन रिएक्शन हो रहा होता है। चेन रिएक्शन क्या है? चेन रिएक्शन है कि अगर मेरे पास CH4 प्लस O2 है, वो देगा CO2 प्लस H2O। सपोज इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो CH4 प्लस ऑक्सीजन मुझे दे देगा CO प्लस H2O। मगर अगर मैं फौरन ही एक्सेस एयर का ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? वो CO प्लस O2 क्या देगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो इस तरह से आपको मैं दूंगा नहीं क्वेश्चन उसके बाहर, इस तरह का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन वाला कोई क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं दूंगा तो आप लोग थोड़ा फंसेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। ये वाहिद क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिए हैं और प्रोडक्ट से आपको इक्वेशन बनाना है। अभी तक आपको रिएक्टेंट से इक्वेशन बनाना पड़ रहा था, यहां पर क्या है कि प्रोडक्ट से आपको इक्वेशन बनाना है। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लें पहले, फिर मुझसे अपने क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि आप खुद देखेंगे कितना फर्क है दोनों क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने अपना कंबशन इक्वेशन लिख लिया ये कर कर। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन को देखकर? जी आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं क्या करूं? जी सर बैलेंसिंग करें पहले तो इसकी। मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूं? मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सर इक्वेशन सामने मौजूद है। हाँ, तो कैसे सर बैलेंस करोगे? सर पहले कार्बन बैलेंस करो। देखें, पहली बात तो ये कि जब मुझे एयर टू फ्यूल रेशियो चाहिए होता है या जब मुझे एक्सेस एयर का फॉर्मूला चाहिए होता है तो मुझे स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन चाहिए होती है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, मेट्रिक इक्वेशन है या नहीं है? दिस इज जस्ट अ जनरल इक्वेशन। इज दिस अ स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन? कैन आई से दिस इज अ स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन? नो सर, दिस इज नॉट अ स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर ना ही तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ना ही तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, इसीलिए मैंने इसको कंबशन इक्वेशन लिखा है। दिस इज जस्ट अ कंबशन इक्वेशन ऑन द प्रोडक्ट्स। स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर एवरीथिंग इज बैलेंस्ड,
और ना ऑक्सीजन होती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब इसको देखें, आपको खुद समझ आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। इसके अंदर जो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है ना, मुझे एक तो ये वैल्यू नहीं मालूम है और एक मुझे ये वैल्यू नहीं मालूम है, बाकी सारी चीजें मुझे मालूम है। कैसे? मैं इक्वेशन को राइट करूंगा उसके मोल्स के साथ। कैसे उसके मोल्स के साथ मैं लिखूंगा? अब देखें, ये 10 CO2 कैसे आया? ये 10 CO2 इधर से आते हैं, एक स्टेप मैंने शायद खा लिया, वही मैं बोला। मैं वो वैल्यूज पुट करूंगा जो मुझे मालूम है और उसके बाद जो नहीं मालूम है उसको वेरिएबल्स लिखूंगा। ये क्या चीज हो गई? ये 10% क्या बन गया था? ये 10% 10 मोल बन गया था। कैसे मोल बना था? मैंने बेसिस 100 किलो मोल किया था, तो मैं क्या करूंगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 86 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब मैंने इसको करना शुरू किया तो मैं C2H6 को वैसे का वैसे रखा। मुझे इधर की वैल्यू नहीं मालूम है कि B की वैल्यू क्या है। O2 + 3.76 N2, आई डू नॉट नो दिस। मुझे इससे पहले भी कोएफिशिएंट नहीं मालूम है कि इथेन से पहले क्या कोएफिशिएंट है। ये 10 CO2 कहाँ से आया? CO2 बाहर जा रहा था, 10 मैंने यहां से लिखा। इसी तरह CO बाहर आ रहा था, CO का वेटेज कितना है? 1। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 3 मोल, 3 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? 86 नाइट्रोजन। और पांचवा प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? H2 निकल रहा है, H2O। क्योंकि कंबशन में कुछ तो निकलेगा, वो अलग चीज है कि ये ऑर्सेट एनालिसिस है, मगर H2O निकलेगा। और H2O का क्या कोएफिशिएंट है मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम H2O का क्या कोएफिशिएंट है, तो मैंने H2O को वैसे के वैसे ब्लैंक रख लिया। अब मुझे सिर्फ 3 चीजें नहीं मालूम है। मुझे ये A नहीं मालूम है, मुझे ये B नहीं मालूम है, मुझे ये C नहीं मालूम है। बाकी चीजें मुझे यहां से प्रोडक्ट से मालूम पड़ गई हैं जब मैंने किलोमोल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको बैलेंसिंग के ऊपर आऊंगा। मैं सबसे पहले A, B और C की वैल्यू ढूंढूंगा। A की वैल्यू कैसे मिलेगी? मुझे मालूम है, पहले मैं कार्बन बैलेंस लगा रहा हूं। कार्बन बैलेंस के अंदर C यहां पर है, C यहां पर है। मैंने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई बाय A, क्योंकि यहां पर मुझे कोएफिशिएंट नहीं मालूम है। 2 मल्टीप्लाई बाय A, यहां पर क्या हो जाएगा? 10। C यहां पर कितना है? यहां पर 10 C है, यहां पर 1 C है। टोटल कितना बन गया? 11। 11 बनने के बाद 5.5 A मिल गया मुझे। दैट इज वन वैल्यू आई फाउंड। ये समझ आई? ये A की वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू कैसे आई? समझ आई? सर ये 10 के साथ कार्बन, सर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 10 कहाँ से आया सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% CO2 बाहर आ रहा है। मैंने बेसिस 100 किलो मोल लिए हुए थे ना। मैंने देखें, ये जो चीजें हैं ना, ये इन्होंने परसेंटेज बताया है। मैंने उस परसेंटेज को हेल्प लेकर कितने मोल्स निकल रहे हैं कन्वर्ट किया है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो 10, 1, 3, 86 है, ये सिर्फ परसेंटेज है, इतनी परसेंट बाहर आया है। मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास 100 किलो मोल हैं, ये मैंने अज्यूम किया। तो मैंने ये किया कि इस 100 किलो मोल में से 10% CO2 का है, 1% CO का है, 3% O2 का है, 86% N2 का है। आपको लाजमी नहीं है आप 100 किलो मोल को बेसिस लेते, आप 1 भी ले सकते हो, जैसे मैंने CPP 1 में सिखाया था। आप 1 भी ले सकते हो, आप 100 भी ले सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो, आप 1000 भी ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते हो। बट द मोस्ट सेंसिबल आंसर इज टू टेक इट इनटू 100। उसकी वजह यह है कि ये परसेंटेज है, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको एक स्ट्रेट होल नंबर देगा, इसीलिए मैंने 100 लिया है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट था, वो इसको 50 किलो मोल भी ले सकता था, कोई मसला नहीं है, आंसर वुड हैव बीन द सेम, क्योंकि ये उसका रेशियो हो रहा था। तो 27 अब समझ आई ये 86 और 10 कहां से आया? सर जी सर। एक सेकेंड, हाँ बोलें।
सर आपने कहा कि जैसे ये 100 है और ये सारे इसके परसेंटेजेस हैं, तो सर ये CO2, CO, O2 और N2 मिलके 100 बना देंगे, तो फिर ये H2O अगर ऐड होगी तो ये 100 से ज्यादा नहीं हो जाएगी? अगेन वही बात हो गई है कि मैंने ओरिजिनली H2O यहाँ पर लिखा नहीं, ये मैंने H2O के अंदर कोई परसेंटेज लिखी नहीं, मगर मुझे H2O दिखानी तो जरूरी थी ना, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। आप एक चीज भूल रही हैं कि ये जो इन्होंने डेटा निकाला है 101386, ये ऑन बेसिस ऑफ ऑर्सेट एनालिसिस निकाला है, ये ऑन बेसिस ऑफ ऑर्सेट। वो बात तो सही है, लेकिन सर ये जब आप कंपोजिशन एक इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और वो भी कंबस्टन के इक्वेशन में, तो वहां आप H2O के साथ कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो फिर ये कैसे आपस में बनेंगे? मतलब अगर ऑर्सेट एनालिसिस है तो फिर उसके मोल चेंज होंगे और इक्वेशन के मोल्स चेंज होने चाहिए, बाकी सब चीजों के भी। बिल्कुल होने चाहिए, मगर इसके अलावा और कोई इसके अलावा और कोई आपके पास तरीका नहीं है, और आप किस तरह ऑर्सेट उसके बगैर निकालेंगे? ये ऑर्सेट एनालिसिस के बेसिस पे आपको मोल्स निकालने पड़े ना, इसके अलावा आप कैसे सॉल्व करेंगे मुझे आप बता दें। अगर फर्ज करें मैं H2O को नहीं इनकॉर्पोरेट करता तो मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकता। सर वो बात आपकी सही है, लेकिन जी सर बोले। मैं कोई हिडन वैल्यू निकाल रहा था, अब मैं जब कोई हिडन वैल्यू निकाल रहा था कि H2O के कितने मोल्स आ रहे हैं, उसूलन उसके 16.5 आएंगे, आपकी फिर वैल्यू, आप उसके बाद कोई वैल्यू निकल नहीं पाएगी ना C के बगैर। देखें मैं एक सेकंड मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया ना उसके बाद पूछिएगा। ठीक है सर। सही है। सबसे पहले तो मैंने ABC की वैल्यू ढूंढ ली, A मुझे मिला कार्बन बैलेंस के साथ। अब मैं B की बात करता हूं। अब B के अंदर क्या है? B के अंदर आपका नाइट्रोजन है, क्योंकि मैं B से नाइट्रोजन की हेल्प ले रहा हूं। मुझे मालूम है कि अगर मैं नाइट्रोजन बैलेंस लगाऊं तो 3.76 मल्टीप्लाई बाय 2 नाइट्रोजन है, 7.52 मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू, यहां पर मेरे पास कितने नाइट्रोजन है? 86 नाइट्रोजन है, यहां पर गिवन है 86 नाइट्रोजन। तो इससे मुझे एक B की रैंडम वैल्यू मिल गई 22.87। तीसरी है C की वैल्यू। C की वैल्यू के लिए मुझे कौन सा बैलेंस यूज करना पड़ेगा? या तो हाइड्रोजन बैलेंस यूज करना पड़ेगा, या अगर मुझे ऑक्सीजन मालूम होता तो ऑक्सीजन यूज करना पड़ता। ऑक्सीजन के साथ मसला ये आता कि ऑक्सीजन के लिए मुझे ये भी यूज करना पड़ता, ये भी यूज करना पड़ता, ये भी यूज करना पड़ता, ये भी यूज करना पड़ता। अगर मैं हाइड्रोजन करता हूं तो सिर्फ हाइड्रोजन यहां पर है और हाइड्रोजन यहां पर है, तो it is much easier to use hydrogen to find the value of C than to use oxygen। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन बैलेंस लगाऊं, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, 6 is equal to 2C, 6A is equal to 2C, क्योंकि यहां पर A का कोएफिशिएंट भी है। तो मुझे एक आंसर मिल गया C का 16.5। अगर आप ये बोलती, एक सेकेंड, 3 आप ये बोल रही हैं कि आप H2O को निग्लेक्ट कर लेते। अगर मैं निग्लेक्ट कर लेता तो कंबशन इक्वेशन ही बनती नहीं, क्योंकि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, और अगर हाइड्रोजन बाहर आ ही नहीं रहा है तो आपका कंबशन रिएक्शन बन नहीं सकता। जी पूछें। सर ये B की वैल्यू में कुछ मिस्टेक है। B नहीं सही है सर, 7.52 B लिखा है आपने इज इक्वल टू 86, ये 11 पॉइंट कुछ बनेगा। Are you sure? नहीं सर कैलकुलेट किया है। नहीं कैलकुलेट किया है, या तो मैंने लिखा गलत होगा, मगर आंसर इसका सही है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। सर फिर 86 मैंने एक सेकंड, आई थिंक एक सेकंड, 86 मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा? यस सर, 86 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। मैंने यहां से नाइट्रोजन इसको 2 से मल्टीप्लाई, देखें, और आई शुड हैव रिटन इट एज दिस, क्या बोलते हैं, अगर मैं नाइट्रोजन बैलेंस करूं N2 तो ये होता 3.76 B, और अगर मैं यहां पर नाइट्रोजन करूं, नहीं सही लिखा है, सही आएगा। मैंने बताऊं क्या लिखा है, या तो मुझे इसको 86 मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए था, या मुझे इसको 3.76 मल्टीप्लाई बाय B लिखना चाहिए था। यहां पर गलती हुई। मैंने इसको नाइट्रोजन बैलेंस किया है ना,
नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब N2 बैलेंस। मुझे क्या लिखना चाहिए था? N2 बैलेंस इज N2 3.76 है, 3.76 B is equal to 86. Let me clear it. It'll be much easier if I clear it. My balance should have been written सर जी एक सेकंड सर हमने जो बेसिक मुझे सबको दिखाने दें क्योंकि बाद में ये कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने जो बैलेंस लगाया है ना, माउस को क्या हो गया? माय बैलेंस इज नॉट नाइट्रोजन बैलेंस, नो, व्हाट बैलेंस आई एम यूजिंग इज N2 बैलेंस। तो अगर मैं N2 बैलेंस लगाऊं तो N2 बैलेंस के लिए N2 में होल ले रहा हूं, तो कितने N2 हैं? 3.76 B, और यहां पर कितने N2 हैं? 86। So it should be 86। अब सही है मुबश्शिर? जी सर ठीक सही है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। अब मैंने ABC की वैल्यूज ढूंढ ली। जब मैंने ABC की वैल्यू ढूंढ ली तो अब मैं इसको अपने इक्वेशन में पुट कर लूंगा। जब मैंने इसको अपने इक्वेशन में पुट किया तो अब यही इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं। मेरा ये जो इक्वेशन लिखा है ये बन जाता है 5.5 C2H6 प्लस 22.87 O2 प्लस 3.76 N2 प्लस 10 CO2 प्लस CO प्लस 3O2 प्लस 86 N2 प्लस 16.5 H2O। अब जब ये पूरा इक्वेशन बन गया तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। फर्दर सिंप्लीफाई क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैं इसको अब ये है 5.5 किलोमोल फ्यूल के लिए, ये 5.5 किलोमोल फ्यूल के लिए मैंने आपको बोला था कि यूजुअली आप अपना फ्यूल है वो 1 किलोमोल लेते हो, तो मैं पूरे आंसर को 5.5 से डिवाइड कर दूंगा। अगर 5.5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 किलोमोल, एक सेकेंड, ये 1 किलोमोल फ्यूल हो जाएगा। 4.16 यहाँ से आया, 22.87 डिवाइड बाय 5.5, 10 डिवाइड बाय 5.5 1.82, 1 डिवाइडेड बाय 5.5 3 डिवाइड बाय 5.5, 86 डिवाइड बाय 5.5, 16.5 डिवाइड बाय 5.5। अब पूछें। आपने शुरू में क्वेश्चन में कहा कि ये जो क्वेश्चन है वो ड्राई एनालिसिस पे बेस्ड है। एक सेकंड, आप क्या बोल रही हैं? सर ये क्वेश्चन तो ऑफसेट एनालिसिस यानी ड्राई एनालिसिस पे बेस्ड है जी। तो सर इसमें H2O तो आना ही नहीं चाहिए ना, जैसे हमने पुराना कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा। मैं ये बात बहुत पहले बोल चुका हूं कि आना नहीं चाहिए, मगर अगर आप H2O को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे या ढूंढेंगे नहीं तो आप एक कंबशन का इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? मैं ये फिर हमारा कॉन्सेप्ट तो सारा सर मिक्सअप हो जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं। बात ये हो रही है कि मुझे एक इक्वेशन बनाना है कंबशन का, मुझे एक कंबशन का इक्वेशन बनाना है जिससे मैं एक्सेस एयर ढूंढ सकूं या एयर टू फ्यूल रेशियो ढूंढ सकूं। सिंपल वर्ड्स में ये है। लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ये क्वेश्चन इस दोबारा स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आपको बेहतर समझ आए। यही सवाल है ना कि मुझे एक्सेस एयर ढूंढनी है और मुझे एयर टू फ्यूल रेशियो ढूंढना है। उस इक्वेशन के लिए मुझे एक कंबशन इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सही है। अब अगर आप ये बोल रही हैं कि कंबशन इक्वेशन के अंदर मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो ये इक्वेशन कंबशन का बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कंबशन की एक रिक्वायरमेंट होती है कंबशन इक्वेशन के अंदर के वाटर प्रोड्यूस हो। और यहां से भी आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको C2H6 को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ऐड करूं, अगर मैं यहां पर वाटर डालूं ही नहीं, मैं इसको निगलेक्ट कर दूं, H2O को हटा दूं, तो ये इक्वेशन आप जो भी कर लें आप इसको बैलेंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हाइड्रोजन है C2H6 और यहां पर हाइड्रोजन नहीं है या इन कोई एलिमेंट में हाइड्रोजन नहीं है
तो आप बैलेंस कैसे करोगे कंबशन रिएक्शन के लिए? तो यहां पर मैंने एक अजम्पशन लिया कि पानी बाहर जाएगा ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो, क्योंकि मुझे कंबशन इक्वेशन बनानी है कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ आ रही है? अगर मैं ये H2 हटाई दूं कि नहीं है, ऑर्सेट एनालिसिस है, मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं, अब आप इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? आप कैसे एक्सेस एड निकालेंगे? मुझे आप खुद बताएं। जब यहां पर H2 ही नहीं है, आप लाख कोशिश कर लें, आपका H बैलेंस लग ही नहीं सकता। ये तो आपने फिर पूरी मैटर ही चेंज कर दिया। व्हाट गोज इन डजंट कम आउट, कि आपके रिएक्टेंट्स में H जा रहा है, प्रोडक्ट में H ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए पहले आपको H2O डालना पड़ा एक अजम्पशन के लिए। हम ये H2O सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं एक कंबशन रिएक्शन होगा। लाजमी नहीं है ये कंबशन इक्वेशन ऐसे ही हो, ये हम एक अजम्पशन कर रहे हैं कंबशन इक्वेशन के लिए। वी आर गोइंग इन बैक कैलकुलेशन, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने H2O डाला। सुमैया बात समझ आई? अगर मैं H2O नहीं डालता, आप कैसे इसको सॉल्व करती हैं क्वेश्चन को? सर वो बात आपकी मुझे समझ आ गई, लेकिन जो आपने डायग्राम बनाई हुई है ना, जहाँ पर हमने H2O को लिखा हुआ है नॉट मेजर्ड, अच्छा, उसके अलावा वो 100 बन रही है। अच्छा, लेट मी जस्ट अज्यूम दिस वे कि आप इसको H2O नॉट मेजर्ड नहीं लिखें, इसको आप चेंज कर यूं लिख दें कि H2O मेजर्ड इफ वेट गैस एनालिसिस। सही है? फिर सही हो गया डायग्राम? इसको आप H2O नॉट मेजर्ड लिखने की बजाय आप इसको ये लिख दें कि H2O इफ वेट गैस एनालिसिस। बात वही होगी। आपने जो ये इक्वेशन बनाई है ना कंबशन की, ये आप ड्राई पे अज्यूम कर रहे हो। देखें, जब आप ड्राई गैस अजम्पशन करते हो, आपके पास H2O होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब आप ड्राई गैस एनालिसिस करते हो तो H2O प्रोड्यूस होता है, मगर H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में नहीं होता है। इसीलिए उसको ड्राई गैस बोला जाता है, क्योंकि H2O लिक्विड है, H2O गैस फॉर्म में नहीं है। इसको गूगल करके देखिएगा। और जब आप वेट गैस एनालिसिस करते हो, H2O आपका गैस के फॉर्म में होता है। The difference between dry gas and wet gas is that in dry gas H2O is in liquid form. Because liquid is not equal to a gas, H2O is neglected, but H2O is present over there in the form of a liquid. Google, make a note, Google the Orset analysis and the wet gas analysis. या दूसरी चीज ये Google कीजिएगा, what is the difference between wet gas and dry gas? It's better to show you. सर ड्राई गैस में और वेट गैस में कंपोजिशन की तो चेंजिंग आएगी। जी आएगी। तो सर जो हमने बैलेंस कराया, जब H2O बैलेंस कर रहे तो वेट गैस हो गया, कंपोजिशन तो हमने तब्दील नहीं करी है उसकी बैलेंस करते वक्त। हाँ, मैं तो अभी सिर्फ मोल्स निकाल रहा हूँ ना। जब हमने कॉम्पोजिशन निकाला है, हमने एक अजम्पशन किया है 100 किलो मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई गैस एनालिसिस। मुझे एक सेकंड दो, एक सेकंड। डिफरेंस बिटवीन, ताकि आपको खुद ही यहाँ पर दिख जाए। क्योंकि मुझे मालूम है ये थोड़ा सा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। Natural gas produced not extracted from blah blah blah. What is dry natural gas? मैंने कहीं देखा था hydro condenser producing little condensable heavier hydrocarbon products such as propane and butane. आप ये समझ लें कि ड्राई गैस के अंदर पानी होगा, मगर वो होगा in the form of a liquid, not in the gas. Because the liquid is not a gas, you neglect the liquid. Wet gas is wet gas, dry gas, blah blah blah. Look,
Wet natural gas has the same basic composition as dry natural gas, though with the additional components. और ड्राई गैस क्या होता है? ड्राई नेचुरल गैस और कंज्यूमर ग्रेड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस दैट कम्स विद द एडेड एंड अनवेटेड कंपोनेंट्स ऑफ वेट गैस। देखें, इससे ये जाहिर होता है कि जो उसने ये कहा है ना कि ड्राई गैस और वेट गैस के अंदर, उसके अंदर कंपोनेंट सेम है, दोनों के अंदर आपके पास वाटर होगा, मगर वाटर आप इसलिए मेजर नहीं करोगे क्योंकि वेट गैस के अंदर वो वाटर आपका गैस फॉर्म में है, इसलिए आप वेट गैस में मेजर कर लेते हो। ड्राई गैस के अंदर जो आपका वाटर है वो लिक्विड के अंदर है, इसीलिए उसका कॉम्पोजिशन सेम होगा। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोल दिया कि आप इसको ऐसा कीजिएगा कि इंस्टेड ऑफ H2O नॉट मेजर्ड, इसको ये लिख दीजिएगा H2O इज प्रेजेंट बट ड्राई एनालिसिस इज डन, या H2O इज इन लिक्विड फॉर्म, इसको आप सिंपली ये लिख दीजिएगा। इसीलिए मैंने कंबशन प्रोडक्ट के अंदर H2O को बाहर निकाला। दूसरी बात ये कि H2O को अगर मैं बाहर नहीं निकालता तो जिस तरह मैंने अभी 89 को बोला, ये इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं हो सकता था। आप लाख कोशिश कर लें, अगर आपके पास एक H2O का कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है तो आप ये इक्वेशन बैलेंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इन 6 हाइड्रोजन का कुछ करना है। ये 6 हाइड्रोजन कहीं ना कहीं तो जाएंगे। एक दफा इस हम डायरेक्ट बैलेंस भी तो कर सकते हैं ना। करो, डायरेक्ट बैलेंस ये बात ठीक है आपकी, लेकिन सर किया है मैंने, लेकिन सर अगर आप इन सब जो प्रोडक्ट साइड पे मोल्स है सबको प्लस करें तो 100 से ऊपर जा रहे हैं, जबकि बेसिक हमारी 100 किलो मोल है। बिल्कुल, सर तो बेसिस से तो ऊपर जा रही है, ये तकरीबन 103 बन रहा है। कैसे? यस सर, यही बात बोल रही हूँ मैं आपसे। सर ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में आए। मैं इसको एक दफा और दोबारा देख लूंगा। सर एक क्वेश्चन है सर। एक सेकंड रुको, मुझे ये अब क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। इस क्वेश्चन को मैं एक दफा और दोबारा देख लूंगा, फिर मैं आपको इसका जवाब थोड़ी देर में आज ही बताता हूँ। क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक बात कह रहा था जी सर। रिवर्स कैलकुलेशन, ये सर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ये भी तो पॉसिबल है कि देखें यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे H2O कह रहे हैं कि हम कंबशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अजम्पशन ही कर रहे हैं ना सर हम। अजम्पशन है ना, यहाँ पर हमने अजम्पशन की है ना कि कंबशन हो रही है। तो सर यही बात कह रहा हूँ कि जब हम अजम्पशन कर रहे हैं ऑब्वियसली कंबशन की, तो फुल कंबशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आती, तो जाहिर है वो परसेंटेज कहीं ना कहीं H2O में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो ये इतना मसला तो नहीं है। मुझे फिर भी देखना पड़ेगा, हो सकता है आपका पॉइंट सही हो, मगर मैं क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, मैं एक दफा इसको देख लूंगा। आई विल हैव अ लुक एट इट, इट कुड बी वैलिड, आई विल टेक अ लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। गिव मी हाफ एन आवर आफ्टर क्लास, आई विल गो थ्रू इट। चलें बैक टू दिस पॉइंट। जब मैंने इसको 1 किलो मोल फ्यूल के लिए लिख लिया तो मेरा टोटल इक्वेशन ये बन गया। अब यहां पर देखें, मैंने क्लियरली कहा है इफ एयर इज इन एक्सेस नो CO विल बी परफॉर्म्ड, नो CO विल बी फॉर्म्ड, इट इज क्लियरली रिटन। यानी ये जो इक्वेशन बना है ना, ये ना एक्सेस के लिए बना है ना ये कम के लिए बना है, ये एक जनरल कंबशन इक्वेशन बना है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स that were given to us on a dry basis। उसके तौर के ऊपर ये एक इक्वेशन बना हुआ है। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि एयर इज इन एक्सेस नो कार्बन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म, मुझे एक्सेस एयर का फॉर्मूला भी मालूम है, दैट इज ऑक्सीजन सप्लाइड माइनस थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें क्या दो चीजें होनी चाहिए जो मेरे पास नहीं है? एक मेरे पास होना चाहिए एक्सेस एयर का फॉर्मूला कि कितनी एयर सप्लाई हो रही है, और एक मेरा होना चाहिए थ्योरेटिकल एयर का फॉर्मूला यानी ऑक्सीजन का फॉर्मूला, जो मुझे इस वक्त नहीं मालूम। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे दोनों ये चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। अगर मैं थ्योरेटिकल एयर की बात कर रहा हूं, अब देखें, पहले मैं एक अजम्पशन कर रहा हूं कि मेरे पास थ्योरेटिकल एयर या ऑक्सीजन फाउंड है, तो थ्योरेटिकल एयर ढूंढने के लिए मुझे अपना वही पुराना तरीका करना पड़ेगा। अब शायद आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं कैसे मैंने थ्योरेटिकल एयर निकाली।
सबसे पहले मैंने अपनी गैस लिख ली C2H6। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये ना ही तो थियोरेटिकल बनी है ना ही तो ये एक्सेस एयर की बनी है। दिस इज जस्ट अ जनरल कंबशन इक्वेशन बेस्ड ऑन द कंपोजिशन गिवन एंड बेस्ड ऑन एन अजम्पशन। ये अजम्पशन के ऊपर बनी है। सबसे पहले तो मैं अपनी थियोरेटिकल ऑक्सीजन की वैल्यू निकालूं जो मेरा स्टोइशियोमेट्रिक ऑक्सीजन है। C2H6 मेरा इथेन है। मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया O2 प्लस 3.76 N2 क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि थियोरेटिकल ऑक्सीजन है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड, ओनली हाइड्रोजन कैन बी, ओनली वाटर कैन बी फॉर्म्ड, एंड क्योंकि मैं N2 यहां पर डाल रहा हूं, N2 यहां पर बाहर आएगी। जिस तरह मैंने मीथेन के लिए किया था कि मैंने यहां पर Z लिख दिया था, CO2 से पहले मैंने A लिख दिया था, H2O से पहले मैंने B लिख दिया था, N2 से पहले मैंने C लिख दिया था। ये बात तो फेमिलियर है ना कि मैंने पहले जिस तरह की थी। ये क्लियर है जी? जी सर क्लियर है। क्लियर सर। ये जो स्टेप है ये आप शुरू में भी कर सकते हैं। सर आवाज अच्छा, कट रही है आपकी। 2 अच्छा एक सेकेंड। अब मैं वेट कर रहा था। अब आपको आवाज आ रही होगी, आ रही है जी? जी सर आ रही है। अच्छा, सबसे पहले मैंने 2C इज इक्वल टू A किया, A की वैल्यू 2 आ गई। फिर मैंने हाइड्रोजन बैलेंस लगाया, 6H इज इक्वल टू 2B, B की वैल्यू 3 आ गई। अब मैंने Z का बैलेंस लगाया, Z का बैलेंस मैंने ऑक्सीजन पे लगा रहा हूं, तो अब क्या लगाया, 2Z इज इक्वल टू 2A प्लस B। 2A प्लस B, मुझे A की वैल्यू मालूम है 2, 2 इंटू 2 4, B की वैल्यू 3, Z की वैल्यू 3.5, और यकीनन यहाँ पर एक फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी जो मैं आपको बता रहा था कि इवन एल्केन के साथ हमेशा फ्रैक्शन आएगा। तो Z की वैल्यू 3.5 आ गई, और जब मुझे Z की वैल्यू मिल गई तो मैं C की वैल्यू ढूंढ सकता हूं जैसे मैंने पहले ढूंढी थी। 7.52Z इज इक्वल टू 2C। फिर मैंने यहां पर 7.52 मल्टीप्लाई बाय 3.5 किया, मुझे C की वैल्यू मिल गई 13.16। ये जो इक्वेशन बनी है ना, C2H6 प्लस 3.5 O2 प्लस 3.76 N2 2CO2 3H2O 13.16 N2, ये बनी है जनरल इथेन की इक्वेशन। जिस तरह मैंने जनरल मीथेन की इक्वेशन बनाई थी, ये जनरल इथेन की इक्वेशन बनी, प्रोवाइडेड दैट दिस इज स्टोइशियोमेट्रिक एयर। ये स्टोइशियोमेट्रिक एयर है। अब मुझे अगर एक्सेस एयर ढूंढनी है तो एक्सेस एयर क्या होती है? एक्सेस एयर होती है ऑक्सीजन सप्लाइड माइनस थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिवाइड बाय थियोरेटिकल ऑक्सीजन। थियोरेटिकल ऑक्सीजन जो है वो है 3.5। मुझे कैसे मालूम 3.5 है? ये की वैल्यू 3.5 निकली है। थियोरेटिकल वैल्यू से मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन के वैल्यूज, ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 3.5। हाउ 3.5? 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5। नाइट्रोजन के मोल्स कितने होते हैं? 3.76 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो इसीलिए मुझे ऑक्सीजन की वैल्यू 3.5 मालूम है। 3.5 यहां भी आएगा, 3.5 यहां भी आएगा। ये 4.16 कहां से आया? ये 4.16 आया यहां से, जब मैंने ये एक कंबशन इक्वेशन बनाई थी। मुझे नहीं मालूम था कि कितनी परसेंट एक्सेस है, मगर ये मैंने कंबशन इक्वेशन बनाई इसलिए थी जिससे मुझे एक Z की वैल्यू मिल रही थी, और वो Z की वैल्यू जो आई थी वो 4.16 आई थी, क्योंकि यहाँ पर 22.87 है फॉर 5.5 किलो मोल्स। तो 22.87 डिवाइडेड बाय 5.7 4.16। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज योर एक्चुअल एयर माइनस स्टोइशियोमेट्रिक एयर डिवाइडेड बाय एक्चुअल एयर। तो मेरी एक्चुअल एयर कितनी है कि इतनी एयर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, 4.16।
मेरी स्टोइशियोमेट्रिक एयर कितनी है जो मुझे करनी चाहिए थी 3.5, 4.16 मैं कर कितने रहा हूं 3.5, तो 4.16 माइनस 3.5 डिवाइड बाय 3.5 मुझे दे रहा है 19%, यानी मेरी एक्सेस एयर कितनी है 19% एक्सेस एयर है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये मैं सबसे पहले लिख सकता था, मैंने गलती ये की कि मैंने बाद में इसको लिखा। अब जब मुझे एयर टू फ्यूल रेशियो ढूंढना है तो एयर टू फ्यूल रेशियो किससे मिलेगा? एयर टू फ्यूल रेशियो मुझे मेरे इक्वेशन से मिला। ये 4.16 कैसे आया? 4.16 इंटू 4.76 इंटू 29, ये मेरे ओरिजिनल इक्वेशन से आया। जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था 1 किलो मोल के लिए 4.16 मल्टीप्लाई बाय 3.76 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ एयर 29, और उसको मैंने डिवाइडेड बाय इथेन के वेट से किया 19.14। यानी इस क्वेश्चन के लिए मैंने बैक कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन ये मुझे बता रहा है कि कोई ना कोई एक्सेस एयर प्रोवाइड होगी, कोई ना कोई एक्सेस एयर प्रोवाइड होगी, आपने वो एक्सेस एयर ढूंढनी है। वो एक्सेस एयर ढूंढने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ आपको चाहिए आपकी थ्योरेटिकल एयर कि आपने कितनी एयर प्रोवाइड की है। दूसरी आपको चाहिए एक चीज़ है आपकी एक्चुअल एयर कि आपने कितनी एयर प्रोवाइड की गई है। दूसरी है आपकी थ्योरेटिकल एयर। थ्योरेटिकल एयर का मतलब है कितनी उसकी स्टोइशियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द इक्वेशन। तो पहले आपको क्या करना चाहिए था? पहले आपको थ्योरेटिकल एयर का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। बाय थ्योरेटिकल एयर आपको मालूम है बैलेंस करके कि आपको 3.5 मोल ऑक्सीजन लाजमी है। अगर आपके पास 3.5 मोल ऑक्सीजन लाजमी होगा, इसका मतलब ये कि आपका कंप्लीट कंबशन होगी, जो कि हो रही है। नो कार्बन मोनोऑक्साइड, नो ऑक्सीजन, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो यू नो के कंप्लीट कंबशन होने के लिए आपके पास 3.5 मोल होनी चाहिए। 3.5 मोल आपके पास है, यहां पर 3.5 है, यहां पर 3.5 है। दूसरी बात यह कि क्वेश्चन के अंदर बोला था कि एक्सेस एयर ढूंढो। अगर एक्सेस एयर ढूंढनी है तो एक स्मार्ट स्टूडेंट को मालूम होगा कि अगर मुझे एक्सेस एयर ढूंढनी है तो यकीनन ये जो वैल्यू है ये कोई 3.5 से ज्यादा होगी। आई एम गोइंग इन रिवर्स नाउ। ये वैल्यू कोई 3.5 से ज्यादा होगी। इवन इफ इट इज 3.6 इट इज करेक्ट। 3.5 से कम नहीं हो सकती। तो अब मुझे ये वैल्यू ढूंढनी है। ये वैल्यू के कितनी ऑक्सीजन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ये आएगी एक जनरल कंबशन इक्वेशन से जो डेटा मुझे गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं एक जनरल कंबशन इक्वेशन लिख लूं। अब जनरल कंबशन इक्वेशन में आप मुझसे ये बोल सकते हैं कि भाई अगर मेरी एक्सेस एयर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्यों उसके अंदर डाल रहा हूं? मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आनी चाहिए, मगर मैं इस वक्त अज्यूम नहीं कर रहा हूं कि ये इक्वेशन एक्सेस एयर की है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये एक कंबशन इक्वेशन हो रही है, और रीजन मैं कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्टेड हूं कि मेरे प्रोडक्ट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये डायरेक्टली बोलता कि ये एक्सेस एयर हो रही है तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं डालता। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने अपना एक जनरल कंबशन इक्वेशन बनाया, जो मैंने ये लिखा इथेन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन, कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन, ऑक्सीजन गिवन, नाइट्रोजन गिवन। H2O मैंने क्यों डाला? H2O मैंने इसलिए डाला because then the equation would not be balanced. On a dry gas basis, H2O is present over there, but it is not measured. Measured क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि H2O liquid form में है। Dry gas के अंदर अगर liquid hide water हो तो वो आप measure नहीं कर सकते because gas is not equal to liquid. It is present there. अभी मैंने आपको एक वेब पेज भी दिखाया जिसके अंदर ये बोला कि वेट नेचुरल गैस हैज द सेम बेसिक कॉम्पोजिशन एज ड्राई नेचुरल गैस, यानी बेसिक कॉम्पोजिशन सेम है। फर्क बेसिक कॉम्पोजिशन इसलिए सेम है क्योंकि H2O वेट में भी है, H2O ड्राई में भी है। फर्क क्या आता है कि H2O जो वेट ड्राई के अंदर है वो लिक्विड फॉर्म में है,
कंपोनेंट तो पानी ही है ना, पानी वो गैस की फॉर्म में भी है, पानी वो लिक्विड फॉर्म में भी है। तो मगर क्योंकि वो पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर है, हम उसको निगलेक्ट कर दिया, इसीलिए हम निगलेक्ट करते हैं। मगर वो पानी तो चेंज नहीं हो सकता। तो जब पानी नहीं चेंज हो सकता, मैंने कंबशन रिएक्शन से एक जनरल कंबशन इक्वेशन लिख लिया। अगर मेरे पास यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, कोई बात नहीं हो, जो कंपोनेंट उसने मुझे दिए हैं उसके बेसिस से मैंने इक्वेशन बनाया। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई काम नहीं है इक्वेशन के अंदर, मगर क्योंकि उसमें दिया हुआ है प्रोडक्ट्स में, देयर इज नो अदर वे हाउ टू कम आउट फ्रॉम देयर। इसको करने के बाद मैं पहले अपना डेटा लिख लूं, जो डेटा मेरे पास है। मेरे पास डेटा ये है कि 10% ये है, 1% ये है, 3% ये है, 86% ये है। तो जो जो डेटा मेरे पास है वो मैंने ऐड कर लिया। मैंने 10 इधर ऐड कर लिया, मैंने CO2 यहाँ पर ऐड कर लिया, मैंने 3O2 यहाँ ऐड कर लिया, मैंने 86 यहाँ ऐड कर लिया। सही है, ये हो गया। अब मैंने इसके मोल बैलेंस आउट कर लिए जो मुझे नहीं मालूम है, CAB। अच्छा, अब यहां पर C की कोई वैल्यू आएगी क्योंकि ये H's बैलेंस होने चाहिए। एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि यहां पर अगर आप ये बोलें, अगर आप ये बोलें कि ये 100 से ज्यादा आ रही है, 103 मोल्स आ रही है, यही बोला ना आपने, इसी पे आर्ग्यूमेंट हो रही है ना जी सर। इसका मुझे इसका भी मुझे एक आंसर अभी समझ आया है, मतलब मेरे दिमाग में ये आया है कि आप ये बोल रहे हैं कि 103 मोल्स हैं। अभी मैंने आपको ये कहा कि ये ऑर्सट एनालिसिस के ऊपर हो रही है। ऑर्सट एनालिसिस का मतलब ये है कि पानी तो वहां पर है, मगर पानी किस में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो मुझे ये क्लिक किया कि ये जो 3 मोल हैं ये लिक्विड के अंदर हैं। तो इन मोल्स को आप इन मोल्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो तो गैसेज है ना। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। कहीं तो इक्वेशन में ये तो नहीं लिखा है ना कि ये भी गैस होना चाहिए। अगर मैं इसको ये करूं 10CO2 ब्रैकेट ओपन गैस, CO गैस, 3O2 गैस, 86N2 गैस, ये जो C है लिक्विड, ये तो प्रोडक्ट की कंपोजिशन तो तब्दील होगी इससे, बेशक तो गैस हो लिक्विड हो, वो मैंने माना, वो बाद में तब्दील होगी। मगर अभी जो मेरे पास जो वैल्यूज गिवन है, अभी तो मैंने सिर्फ वैल्यूज लिखी हैं कि उसने क्या वैल्यूज मुझे दी हैं। उसने यही वैल्यूज दी है ना, 10, 1, 3, 86। तब्दील की तो बाद में बात होगी। तो मैंने तो वैसे के वैसे उनको कॉपी किया है, 10, 1, 3, 86। मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूं कि 100 से ज्यादा क्यों नहीं होगा, 100 ही होगा, क्योंकि 10, 1, 3, 86 ये 100 हैं। ये जो 100 हैं ये गैस है, ये जो चीज है ये लिक्विड है। मेरे बोलने का मकसद ये है कि जो आप वो बोल रहे थे कि वो 300 के अंदर क्यों आ रहा है, ये जो बाकी जो 3 मोल हैं ये लिक्विड मोल हैं, जो हमने अज्यूम नहीं किए हैं उसके अंदर, क्योंकि ये गैस नहीं थी। क्योंकि अभी मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई कि लिक्विड इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर, liquid is always present there, but it is not taken। और ये लिक्विड लाजमी बात है प्रेजेंट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर है। अगर यहां पर हाइड्रोजन है तो कहीं तो पानी हाइड्रोजन ने निकलना है ना, चाहे वो पानी के फॉर्म में निकले चाहे वो गैस के फॉर्म में निकले। तो जो मुझे जो अभी क्लिक किया, मैं इसको फर्दर रीड करूंगा, मगर मुझे ये क्लिक करता है कि these are gases based on Orsett analysis. This part is a liquid, but this liquid has to be present over there because there is hydrogen over there. थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सुमैया? सर मतलब सर हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमने 100 जो बेसिस ली थी वो सिर्फ गैसेस के लिए। बिल्कुल हाँ, मैंने तो शुरू के अंदर ये कहा कि हमने जो 100 बेसिस ली थी वो ऑर्सेट एनालिसिस के ऊपर ली थी, यानी हमने वाटर को निगलेक्ट किया था। और क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर ये इसने क्लियरली कहा है कि इथेन बर्न्स विद एटमॉस्फेरिक एयर एंड ये देखें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस गैसेस के लिए होती है ना,
मैंने आपको अभी क्या कहा, 1 मोल एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस गैसेस के लिए होते हैं। तो पहला क्लू तो ये था कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है गैसेस के लिए। दूसरा क्लू है ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। ड्राई प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का मतलब ये हुआ कि आप वहां पर उसको नहीं लोगे, क्योंकि आप ये जो लिक्विड है वो तो होगा मगर ये वेट के अंदर आ जाएगा। अगर यही चीज मैं वेट एनालिसिस के लिए करता तो ये प्रोपोर्शन डेफिनेटली चेंज होता। ये 86 कुछ कम हो जाता, ये 3 कम हो जाता, ये 1 कम हो जाता, ये 10 कम हो जाता, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पानी बन जाता, टोटल 100 बनता। अब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 389 बात समझ आई थोड़ी? सर जहाँ पे आपने वेट और ड्राई गैस का कंपोजिशन लिखा था वो स्लाइड खोलें एक दफा। कंपोजिशन कम होगा, दोनों का कम है। देखो वेट का कंपोजिशन कम है, ड्राई का ज्यादा होगा। अगर मैं इधर मैंने 12.424 लिखा है ना, यहां पर मैंने 2 मोल्स ड्राई के अंदर रिमूव कर दिए हैं। वो 2 मोल किसके रिमूव किए हैं? वो 2 मोल इसके रिमूव किए हैं क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आपके गैस फॉर्म में था, इसीलिए मैंने रिमूव किए थे। अच्छा सर, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर हम जैसे मिथेन है, मिथेन के साथ जो हाइड्रोजन है, हम अगर उसकी जगह सिर्फ कार्बन वो कंसीडर करते हैं और यहाँ से वाटर रिमूव कर देते हैं, तो डायरेक्ट जो हमारे पास ड्राई गैस की कंपोजिशन है वो आ जाएगी। अगर हम वहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, सिर्फ कंसीडर करेंगे कार्बन है, और यहाँ से वाटर रिमूव कर दें। किसका आप बोल रहे हो? मीथेन को कंसीडर करो कार्बन है? यस सर, मीथेन में मतलब हाइड्रोजन को हम जो है वो, क्योंकि हम वाटर को नहीं ले रहे ड्राई ऑर्सेट एनालिसिस में, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन को निकालते हैं तो हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। मतलब आप कैसे निकालोगे? ऑर्सिट एनालिसिस के अंदर आपका फ्यूल ही मीथेन है तो आप हाइड्रोजन कैसे निकाल सकते हो या कार्बन कैसे रख सकते हो? आपका फ्यूल कोल थोड़ी है, कोल कार्बन होता है ना। अपनी मर्जी से कैसे आप हाइड्रोजन निकाल लोगे? कर देखो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मगर कैसे निकलेगा, सेंस नहीं बनाता। सर लेकिन फिर ये ड्राई गैस कंपोजिशन है, इसमें बहुत मसला हो रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं, मुझे ये कंप्लीट करना है। मुझे सिर्फ ये मेन चीजें बतानी थी। ये जो अभी जो लिक्विड वाली बात आई है ना, जो मैंने अभी बताई है, ये मेरे दिमाग में अभी ये बात आई है और ये सेंस भी बना रही है, इसलिए मैंने कहा कि अभी मैं इसको रिपीट कर लूं क्योंकि मुझे ये थोड़ा समझ आई कि हो सकता है ये इसकी वजह है कि ये 100 से ऊपर जा रहा है। आप लोग जो 100 देख रहे हो ना, आप अज्यूम कर रहे हो कि ये भी गैस है। ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। जो टोटल 100 है वो इनके बीच में है, 10 + 1 11 + 3 14 + 86, ये 100 है। बट दैट लिक्विड हैज टू बी प्रेजेंट। अब जब ये लिक्विड प्रेजेंट है, अब मुझे जो चीज नहीं मालूम है ना, वो मुझे ये नहीं मालूम है कि ये कितने मोल्स ऑफ लिक्विड है, और मुझे ये नहीं मालूम है कि ये कितने मोल C2H6 के हैं, और मुझे ये नहीं मालूम है कितनी एयर मैंने सप्लाई की है। अब अगर मैं ये 2 मोल, इसका जो भी आंसर था 16.15, तो अगर ये मुझे मालूम पड़ गया 16.15, अब मैं इसके ऊपर वेट एनालिसिस करता तो ऑब्वियसली मेरी परसेंटेज चेंज हो जाती, क्योंकि मेरी परसेंटेजेस के अंदर फिर अगर ये 16.15 था ना, तो फिर मेरी परसेंटेज बन जाती, ये सारे ऐड हो जाते, 10 + 1 + 3 + 86 + 16.15, फिर डिवाइडेड बाय इनका सम होता, और डेफिनेटली इनकी परसेंटेज कुछ और बनती, और इसकी जो परसेंटेज बनती वो 10% से कम बनती, इसकी परसेंटेज 1 से कम बनती, इसकी 3 से कम बनती, इसकी 86 से कम बनती। तो ये मुझे जो चीजें मुझे नहीं मालूम है वो ये चीजें हैं। जब मैंने ABC ढूंढ लिया, ABC ढूंढने के बाद मुझे सारी वैल्यूज मिल गई, 5.5, 22.87 और 16.5। मुझे मालूम है कि ये 5.5 ईथेन के लिए है। मुझे 1 किलो मोल के लिए ढूंढना है, क्योंकि मेरा इक्वेशन होता ही 1 किलो मोल के ऊपर है, अज्यूमिंग 1 किलो मोल फ्यूल। तो 1 बनाने के लिए मुझे पूरे इक्वेशन को 5.5 से डिवाइड करना पड़ा। जब मैंने पूरे इक्वेशन को 5.5 से डिवाइड किया तो मेरा 1 के फॉर्म में आ गया। अब मेरे पास बच गया 4.16। तो ये मुझे मालूम पड़ गया कि ये मेरी एक एक्सेस एयर है। एक तरीका ये हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेता। मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों करता? क्योंकि मैं अज्यूम करता कि ये मेरा 1, अगर 1 फ्यूल है
तो मैं उसको उतने पे ही करूं जितने पे ओरिजिनल कंबशन पे हो, यानी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 कर लेता। फिर मुझे यहां पर 5.5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं 22.87 माइनस 22.87 माइनस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 करता, डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 5.5। आंसर मेरा वही आता। अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? अगर मजीद क्लियर चाहिए तो रिकॉर्डिंग जरा सुन लीजिएगा, मगर जिसको क्वेश्चंस आ रहे थे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ इसमें? सर जी जी सर एक मिनट वाली स्लाइड खोलिएगा जो भी खुली हुई। जी क्या देखना? सर ये इसमें ऑक्सीजन मेरे पास बैलेंस नहीं आ रहा दोनों साइड्स पे। क्या कौन सा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं आ रहा? सर ये जो ऊपर इक्वेशन है 5.5 वाली, इसमें ऑक्सीजन दोनों साइड्स पे बैलेंस है? क्यों नहीं है बैलेंस? कर देखें। नहीं सर नहीं आ रहा, एक 45 पॉइंट कुछ आ रहा है, एक 43 पॉइंट कुछ आ रहा है। एक सेकेंड, अगर मैं ऑक्सीजन बैलेंस लगाऊं, मैं कर इसको देखता हूं। और कोई सवाल? मैं इसको बैलेंस कर लूंगा सेपरेटली, इसको मैं देखता हूं। इस वाले इक्वेशन की बात करनी है ना? मैं इसको इस बैलेंस को देख लूंगा। और कोई सवाल पूछें क्योंकि आपको अगली क्लास में भी जाना है। बोलें जी। सर ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया और डायरेक्ट आंसर आया। मतलब इतना सारा प्रोसेस करने की जरूरत मैंने नहीं ली ना, तो डायरेक्ट मैंने किया, सेम आंसर आ रहा है। 4 आ रहा है, नाइट्रोजन 15.4 आ रहा है, तो मतलब डायरेक्ट मैंने